अध्याय 211 आकस्मिक निर्वहन। शियाओ लो ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली और शांति से चांदी के बालों वाले युवक को देख रहा था। न्याय में बाधा डालना भी एक अपराध है, इसलिए जल्दी करो और अपने आदमियों को पीछे हटने के लिए कहो। घूंट। बंदूक की नोक पर पकड़े जाने के कारण चांदी के बालों वाला युवक मोटे तौर पर निगलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ठंडा पसीना उसके शरीर से नीचे गिर गया। वह जल्दी से शांत हो गया। जो उसे याद था, वह कभी भी एक पुलिस वाले से नहीं मिला था जो वास्तव में ट्रिगर खींचता था। उन सभी ने लोगों को डराने के लिए केवल बंदूक का इस्तेमाल किया और ट्रिगर पर अपनी उंगली रखने की हिम्मत भी नहीं की। यह सोचकर उसके चेहरे पर तिरस्कार प्रकट हो गया। इसके अलावा यह अपने अधीनस्थों के सामने एक कठिन प्रतिष्ठा बनाने का एक अच्छा अवसर था। उन्होंने तुरंत और लापरवाही से जियाओ लो से कहा, क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए बदमाश हैं क्योंकि आपके पास बंदूक है? ट्रिगर खींचो, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। क्या आपके पास ऐसा करने का साहस है? बेवकूफ पुलिस किसी भी अवसर पर अपनी बंदूकें खोल दे। वे लोगों को डराने का अपना तरीका कभी नहीं बदलते हैं। अगर आप हिम्मत करते हैं तो ट्रिगर खींचे, बेवकूफ। अन्य सभी लोगों के चेहरे पर हंसी थी। यहाँ तक कि किसी ने बबलगम से एक बड़ा बुलबुला भी उड़ा दिया जिसे वह चबा रहा था और एक सामुदायिक पुलिस अधिकारी जियाओ लो को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। जियाओ लो शांति से मुस्कुराया और अपनी बंदूक को नीचे की ओर इशारा किया। बिना सोचे समझे उसने ट्रिगर खींच लिया। वह चांदी के बालों वाले युवक की जांघ पर निशाना लगा रहा था। धमाका। गोली लगने से चांदी के बालों वाले युवक की जांघ में गोली घुस गई। इसने जल्दी से एक खूनी छेद बना दिया। खून बह रहा था। यह इतना दर्दनाक था कि वह जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। यह बहुत दर्दनाक था। गोली लगने से उसकी जांघ में घुसने के साथ साथ उसकी फीमर टूट गई थी। फुफकारना। उपस्थित सभी लोगों की अभिव्यक्ति जम गई। उनमें से प्रत्येक ने एक गहरी ठंडी सांस ली। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो ट्रिगर खींच लेगा। क्या यह आदमी जिसने अपनी इच्छा के अनुसार ट्रिगर खींचा था, वास्तव में एक पुलिस वाला था? जियाओ लो की ठंडी नजर दूसरों पर स्कैन की गई। उन्होंने कहा, मैं अभी अभी पुलिस बल में शामिल हुआ हूँ। मुझे नहीं पता कि आप सभी कौन हैं और पता लगाने का कोई इरादा नहीं है। यदि आप मुझे आगे अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोकने की हिम्मत करते हैं तो मैं आप सभी को पुलिस स्टेशन भेज दूंगा। अब रास्ते से हट जाओ। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उनकी अंतिम चीख ने नाबालिग गैंगस्टरों के समूह को इतना चौंका दिया कि उनके शरीर कांप गए। उन्होंने सहज रूप से उसके लिए रास्ता बनाया। जियाओ लो के उग्र रुख से हैरान होने के अलावा वे एक नौसिखिया पुलिस वाले के रूप में उसकी पहचान से अधिक सावधान थे। वह सिर्फ एक कुल नौसिखिया है। जो कोई भी बोलने की हिम्मत करता है, उसे निश्चित रूप से उनके वरिष्ठ की तरह गोली मार दी जाती है। वांग लिहू, अपने बालों को चांदी से रंगे हुए हाथों से यहाँ हथकड़ी पहनाओ और उसे वापस पुलिस स्टेशन ले जाओ, शियाओ लो वांग लिहू पर चिल्लाया। हाँ सर, वांग लिहू ने जोर से जवाब दिया। उन्होंने कहा, हमारे प्रमुख के साथ काम करना संतोषजनक है। मैंने लंबे समय से इतना सहज महसूस नहीं किया है। लियू टिगो ने ये क्यू से बात करने के बाद वह तुरंत आगे भागा और चांदी के बालों वाले युवक को हथकड़ी लगा दी। चांदी के बालों वाले युवक को एक बार गोली मार दी गई थी और वह शायद ही दर्द सहन कर सके। वांग लिहू ने उसे हथकड़ी लगाई और उसकी मदद की। अपने अधीनस्थों के सामने चेहरा न खोने के लिए उसने जियो लो पर गुस्से से चकाचौंध की और चिल्लाया, मैंने आपके सीरियल नंबर पर ध्यान दिया है। बस प्रतीक्षा करें और देखें। मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। उसके दाहिने पैर ने शियाओ लो को बुरी तरह से लात मार दी। उसने भगवान से कसम खाई कि वह जियाओ लो को लात मारने के किसी भी वास्तविक इरादे के बिना केवल उस कार्य को कर रहा था। वह बस खुद को सख्त और पुलिस से बेखौफ दिखाना चाहता था, बस इतना ही। चेतावनी के बिना जियाओ लो ने अपनी जांघ को फिर से गोली मार दी। धमाका। जलती हुई गोली सीधे चांदी के बालों वाले युवक की जांघ में धंस गई, जिससे एक और खूनी छेद हो गया।
तीव्र दर्द के कारण चांदी के बालों वाले युवक ने अपने फेफड़ों के शीर्ष पर चीखना शुरू कर दिया। 2 गोलियों ने चांदी के बालों वाले युवक के दोनों पैरों को अपंग कर दिया था और सभी को पूरी तरह से चौंका दिया था। अब हर कोई जानता था कि जियाओ लो कितना शातिर था। फिलहाल कोई भी अब जियाओ लो को अवमानना की दृष्टि से देखने की हिम्मत नहीं करता था। वह पुलिस वाला कैसे हो सकता है? वह स्पष्ट रूप से उनसे अधिक शातिर था और वे गिरोह में शामिल थे। चांदी के बालों वाले युवक ने अपना सिर उठाया और डर के मारे शियाओ लो को देखा। मुझे पहले से ही हथकड़ी लगा दी गई है, तुम। वह पहले से ही वश में था, तो जियाओ लो ने उसे फिर से गोली क्यों मारी? यह पुलिस विभाग के बंदूकों के उपयोग के बारे में नियमों के अनुरूप बिल्कुल नहीं था। जियाओ लो ने भौहें उठाईं और मासूमियत से कहा, क्षमा करे, मैं एक नौसिखिया हूँ। बंदूक गलती से छूट गई जब मेरा हाथ कांप गया। यदि आप आक्रामक व्यवहार करना जारी रखते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी बंदूक गलती से फिर से निकल सकती है। आकस्मिक निर्वहन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आप। चांदी के बालों वाला युवक रोना चाहता था। वह और भी जोर से शाप देना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। भले ही जियाओ लो मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह जानता था कि सामने वाला आदमी अन्य पुलिस वालों की तरह नहीं था। जियाओ लो नियमों या किसी और चीज के बारे में चिंता किए बिना ट्रिगर को खींचने में सक्षम था। युवक का यह भी मानना था कि जियो लो उसे एक गोली से मारने में भी सक्षम था। जियाओ लो ने मुड़कर हरे रंग में महिला को देखा। उसकी एक नजर ने महिला को इतना डरा दिया कि उसका शरीर कांपने लगा। मैडम, क्या अब आप बिना किसी परेशानी के मुझे वापस पुलिस स्टेशन ले जा सकती हैं? उसने पूछा। हरे रंग की महिला ने ना कहने की हिम्मत नहीं की। उसकी आवाज कांप रही थी क्योंकि उसने कहा, मैं निश्चित रूप से एक वकील रखूंगा और आप पर मुकदमा करूंगा। कृपया आगे बढ़ो, यह आपका अधिकार है। शियाओ लो थोड़ा मुस्कुराया और लियू टिगो और ये क्यू को आने और महिला को वापस पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए कहा। जाने से पहले वह ड्रैगन गैंग के 30 से अधिक निम्न स्तरीय गैंगस्टरों की ओर मुड़ा और कहा, ओह ठीक है, मेरा नाम जियाओ लो है। हान मेन को बताओ। हाँ, मुझे लगता है कि उसे हान मिया कहा जाता है। उसे बताओ कि मैं जल्द ही उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रहा हूँ, इसलिए अगर उसके पास कोई अधूरा काम है तो उसे जल्दी करना चाहिए। वह बिना पीछे देखे मॉल से बाहर चले गए। ड्रैगन गैंग के 30 से अधिक निम्न स्तरीय गैंगस्टर जहां खड़े थे वहां दंग रह गए। हान मिया कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन गैंग का लॉर्ड प्रोटेक्टर था। जियाओ लो ने उसे सीधे नाम से संबोधित करने की हिम्मत कैसे की? पृथ्वी पर इस फेला की पृष्ठभूमि क्या थी? पीले रंग की महिला को गुप्त रूप से राहत मिली कि वह कमजोर पार्टी थी, अन्यथा यह उसके आदमी होते जिन्हें गोली मार दी गई होती। बेशक वह जियाओ लो और ड्रैगन गैंग के बीच पिछले मामलों को नहीं जानती थी। अगर उसे पता होता तो वह इस तरह से नहीं सोचता। भले ही ड्रैगन गैंग कमजोर पार्टी थी या मजबूत, जियाओ लो उन्हें लक्षित करेगा। वह काफी दिलचस्प पुलिस वाला है। मुझे आश्चर्य है कि वह कब तक दिलचस्प रहेगा। उसने जियाओ लो को जाते हुए देखा। ओह नहीं, इस जियो लो ने हमें परेशानी पैदा की है। यह जानने के बाद कि शियाओ लो ने मॉल में अपनी बंदूक चलाई, प्रशिक्षक गर्म ईंटों पर बिल्ली की तरह उत्तेजित होकर प्रमुख के कार्यालय में घुस गया। ठीक है, मैंने पहले ही इसके बारे में सुना है। यह इतना गंभीर नहीं है। हमारे देश के कानून स्पष्ट रूप से बताते हैं कि जब किसी अन्य पुलिस अधिकारी, गार्ड, व्यक्ति या लक्ष्य की रक्षा की जा रही है या कानून प्रवर्तन अधिकारी पर हमला किया जाता है, क्षतिग्रस्त किया जाता है या हमला या क्षतिग्रस्त होने का तत्काल खतरा होता है, तो कानून प्रवर्तन अधिकारी के लिए बंदूक चलाना ठीक है। शियाओ लो ने 3 बार फायरिंग की। पहली बार एक लड़ाई को रोकना था, दूसरी बार उसकी सुरक्षा की रक्षा करना था और तीसरी बार अभी भी उसकी सुरक्षा की रक्षा करना था। तीनों गोलियां उचित रूप से चलाई गई थी। इसे हमें परेशानी पैदा करने वाला कैसे माना जा सकता है? हमें बस एक विस्तृत रिपोर्ट लिखने और इसे वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की जरूरत है। फेंग यूकी ने अपने हाथ में गर्म चाय का एक कप पकड़ा और धीरे धीरे अपनी मेज पर बैठे हुए इसे चूसा।
वह बहुत शांत और स्थिर था। आप उसका पक्ष लेना जारी रख सकते हैं, लेकिन अगर हम उसे बेवकूफ बनाना जारी रखते हैं तो हमारे पुलिस स्टेशन को उसके साथ नीचे खींच लिया जाएगा। प्रशिक्षक शांत नहीं रह सका। उनकी नजर में जियाओ लुओ एक पुलिस वाले होने के लिए उपयुक्त नहीं था। उनके कार्य और व्यवहार केवल अवज्ञाकारी नहीं थे, वे गैंगस्टरों की तरह ही सशक्त, अतिरंजित और शातिर थे। उन्होंने कहा, मेरा सुझाव है कि हम हथियार रखने की उनकी योग्यता रद्द करें और उन्हें नौकरी से निलंबित करें, अन्यथा हम खुद को सही साबित नहीं कर पाएंगे। सही ठहराओ, क्या औचित्य है? प्रशिक्षक ने कहा, वहां वकीलों का एक समूह स्टेशन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर रहा है और वे सभी आपसे और मुझे बाहर जाने और स्पष्टीकरण देने के लिए कह रहे हैं। वे जोर दे रहे हैं कि जियाओ लुओ ने अवैध रूप से गोलीबारी की। उन्होंने हमें एक के बाद एक वकील पत्र भेजे हैं। अगर हम उन्हें चुप नहीं करा सकते हैं तो जिला कार्यालय को बलि का बकरा ढूंढना होगा। जियाओ लुओ के अलावा आप और मैं शायद ही खुद को दोष से मुक्त कर सकते हैं। अध्याय 212 अप्रभावी धमकी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। कृपया मेरे मुवक्किल और मुझे कारण बताएं कि उन्हें हिरासत में क्यों लिया जा रहा है। उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किल को 2 बार गोली मारी गई है और अभी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यहाँ तक कि जब उसके पैर ठीक हो जाते हैं तब भी वह सामान्य रूप से चलने में सक्षम नहीं होगा। धरती पर किसने आपको पुलिस को अपनी इच्छानुसार बंदूक चलाने का अधिकार दिया है? अगर आप आज हमें उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो लिरेन पुलिस स्टेशन को हम वकीलों से बड़े पैमाने पर शिकायतें मिलेंगी। फेंग यूकी ने अपने शटर के माध्यम से मुख्य कार्यालय में स्थिति के बारे में सीखा। स्पष्टीकरण की मांग कर रहे उच्च उत्साही वकीलों की भीड़ थी। वे बहुत घमंडी थे। ऐसा लगता था जैसे पुलिस स्टेशन उनका घर था। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि कर्मचारी उन्हें पेय पदार्थ परोसे। हमें क्या करना चाहिए, सर? ये वकील मुसीबत की तलाश में आए हैं, प्रशिक्षक ने आह भरी। फेंग यूकी ने अपने कार्यालय में 1-2 बार भौहें सिकोड़ी और दौड़ल गाई। उसने अपना सिर उठाया और कहा, आप उन्हें रोकने के लिए पहले बाहर जाएं। यह सुनते ही प्रशिक्षक का चेहरा हरा हो गया। उन्होंने हंसते हुए इस्तीफा दे दिया। मुझे जियाओ लुओ की गंदगी को साफ करने के लिए कहना, चीफ, वास्तव में आपके लिए बहुत अनुचित है। इसके अलावा मैं सिर्फ एक महत्वहीन प्रशिक्षक हूँ। मैं अभी भी कर्मचारियों को एक स्वस्थ मानसिकता बनाने में मदद करने में सक्षम हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि मैं उन प्रभावशाली वकीलों के साथ बहस करने में सक्षम हूँ? वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। उन्होंने धीरे से आह भरी और कहा, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे जियाओ लुओ को परेशानी में डालना चाहते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से को शांत करने का एकमात्र तरीका जियाओ लुओ का बलिदान करना है। फेंग यूकी सोच और अनिर्णय में खो गया था। सच कहूं तो इस स्तर पर परेशानियों के कारण एक आदमी के इस बाघ जियाओ लुओ को वापस पिंजरे में बंद करना संतोषजनक नहीं होता। नीचे अचानक हलचल मच गई। शटर के माध्यम से देखने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियाओ लुओ ड्यूटी के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। जब जियाओ लुओ, लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू ने प्रवेश किया तो पुलिस स्टेशन के सभी कर्मचारी उन्हें विस्मय से देख रहे थे। नहीं, सटीक होने के लिए वे जियाओ लुओ को देख रहे थे। वह एक ही बार में 3 गोलियां चला रहा था और अंतिम 2 ने दूसरे पक्ष के पैरों को अपंग कर दिया। इतने सालों तक काम करने के बाद उन्होंने पहली बार इतने बदमाश पुलिस वाले को देखा था। माँ पिजन खुश हो रही थी। उन्होंने अपने बगल में सहयोगी से कहा, देखिए, यह फेला अहंकार मुद्रास्फीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उसने खुश होकर लोगों पर गोली चलाई और उसने एक ही बार में 2 गोलियां चलाई। यहाँ तक कि अगर वह जिला कार्यालय में किसी को जानते हैं तो वे उन्हें नहीं बचा सकते। हमारे प्रमुख की तो बात ही छोड़ दें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने कहा, हाँ, जियाओ लुओ निश्चित तौर पर इस बार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई भी उसे बचा नहीं सकता। माँ पिजन एकमात्र ईर्ष्यालु नहीं था। पुलिस स्टेशन में उसके जैसे अन्य लोग भी थे। एक पंख के पक्षी एक साथ घूमते थे, इसलिए माँ पिजन उनके साथ बहुत करीबी दोस्त और सहयोगी बन गए थे।
यद्यपि उसे एक अस्थायी डिटेनमेंट सेल में हिरासत में रखा गया था, जिसमें उसका समर्थन करने के लिए वकील थे, हरे रंग की महिला ने जियाओ लुओ की ओर इशारा किया और जोर से शाप दिया, यह गश ले था। यह वह था जिसने मुझे गिरफ्तार किया। 5-6 वकीलों ने उन्हें घेर लिया और गुस्से में उन पर भड़क उठे। उन्होंने कहा, मेरे मुवक्किल ने क्या अपराध किया है? आपने उसे गिरफ्तार क्यों किया? एक वकील ने मांग की। जियाओ लुओ ने शांति से जवाब दिया, उसने एक सामूहिक लड़ाई की घटना का आयोजन किया। यही कारण है कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। वांग लिहू और ये क्यू ने वकीलों को रास्ते से हटा दिया और शियाओ लुओ के गुजरने के लिए एक रास्ता खोल दिया। जियाओ लुओ सेल के दरवाजे पर चला गया। उसने एक चाबी निकाली और दरवाजा खोला। मैडम शिन, आप जा सकती हैं, लेकिन कृपया ध्यान रखें कि भीड़ में इकट्ठा न हो और आगे से परेशानी पैदा न करें। अन्यथा मैं अभी भी आपको गिरफ्तार करूंगा, हिरासत में लूंगा और शिक्षित करूंगा। अब आप आखिरकार जानते हैं कि खुद को कैसे विनम्र किया जाए। यही वह है जो आपको हमेशा करना चाहिए था। हालांकि हरे रंग की महिला का सेल से बाहर आने का कोई इरादा नहीं था। उसने अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार किया और ठंडे से चिल्लाया, क्या आपको लगता है कि मैं सड़क के किनारे एक आवारा बिल्ली या कुत्ता हूँ जिसे आप गिरफ्तार कर सकते हैं और अपनी इच्छानुसार छोड़ सकते हैं? उसने सोचा कि जियाओ लुओ उसे खुश करने का इरादा कर रहा था, लेकिन वह जानबूझकर उसकी इच्छाओं के खिलाफ जाना चाहती थी और मामले को उड़ा देना चाहती थी। उसे जियाओ लुओ को अपने कार्यों के लिए एक उच्च कीमत चुकानी पड़ी। जियाओ लुओ ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या आप छोड़ना नहीं चाहते हैं? हरे रंग की महिला घबरा गई। समर्थन के कारण सुरक्षित महसूस करते हुए वह निडर होकर दीवार में लगे लोहे के स्टूल पर बैठ गई और जोर से जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आप लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और हिरासत में ले सकते हैं क्योंकि आप एक पुलिस वाले हैं? यदि आप मुझे स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो मैं यहाँ बैठा रहूंगा और जाने से इनकार कर दूंगा। 5 या 6 वकीलों ने समय पर कहा, अधिकारी, क्या मुझे पता है कि आपको मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का क्या कारण है? शियाओ लुओ ने कहा, सामूहिक लड़ाई में भाग लेना, जांच का पालन करने से इनकार करना और कानून प्रवर्तन अधिकारियों का अपमान करना। क्या ये कारण पर्याप्त नहीं है? वकील ने धीरे से जवाब दिया, ये सभी आपके आरोपों पर आधारित है। क्या आपके दावे को साबित करने के लिए कोई गवाह है? एक और वकील खड़ा हो गया और हंसने लगा। मेरी मुवक्किल एक सौम्य महिला है। वह एक सामूहिक लड़ाई में कैसे भाग ले सकती थी? क्या आपको लगता है कि आप जो कह रहे हैं वह विश्वसनीय है? लियू टिगो ने कहा, उसने सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन वह मॉल में सामूहिक लड़ाई की घटना की प्रत्यक्ष आयोजक है। हम सभी इसके गवाह हो सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वकील ने कहा, अभी आपने कहा कि मेरी मुवक्किल ने एक सामूहिक लड़ाई में भाग लिया, अब आप कह रहे हैं कि वह सामूहिक लड़ाई के पीछे आयोजक थी। मैं आपकी केस जांच क्षमताओं पर संदेह किए बिना नहीं रह सकता। इसके अलावा आप सभी सहकर्मी और दोस्त हैं, इसलिए आपकी गवाही की गिनती नहीं की जा सकती है। अदालत एक ऐसी जगह है जो सबूतों को देखती है। हम उचित जांच के बिना हमारे मुवक्किल को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए आप सभी पर मुकदमा करेंगे। फिर आप सभी अपनी नौकरी खो देंगे और आप सभी को नैतिक और प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए मेरे ग्राहक को मुआवजा देना होगा। चश्मा पहने एक वकील ने दृढ़ और मजबूत स्वर में कहा, दोनों वस्तुओं में कम से कम $1 मिलियन का इजाफा होगा। 1 लाख? इससे थाने में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। यहाँ तक कि अगर उन्होंने गलत तरीके से किसी को गिरफ्तार किया था तो निश्चित रूप से मुआवजे में $1 मिलियन की इतनी भयानक राशि खर्च नहीं होगी। कितना दयनीय है। माँ पिजन ने जियाओ लुओ के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की, लेकिन वह वास्तव में बहुत खुश थे। यहाँ तक कि फेंग यूकी और उनके कार्यालय में प्रशिक्षक भी चौंक गए। यह सच था कि चाहे आप किसी से भी पंगा लें, वकीलों के साथ कभी भी पंगा न लें। वे लापरवाही से लाखों रुपए के मुआवजे की मांग कर सकते थे। उनके जैसे लोग जो वास्तविक काम कर रहे थे, अदालत में वकीलों को कैसे हरा सकते थे? 1 लाख बहुत कम है। उसे मुझे कम से कम $5 मिलियन का मुआवजा देना चाहिए।
हरे रंग की महिला ने शियाओ लुओ को बुरी तरह से देखा। ठीक है, जैसा कि आप अनुरोध करते हैं, मैडम, हम उसे आपको $5 मिलियन का मुआवजा देंगे, चश्मे में वकील ने कहा। इसके अलावा आपने अपनी बंदूक से मेरे मुवक्किल के पैरों को तोड़ दिया। यह बहुत ही घृणित व्यवहार था। आपने इसे अच्छी तरह से जानते हुए भी कानून तोड़ा है। आपको कम से कम 10 साल की जेल की सजा सुनाई जाएगी। हम आवश्यक अदालती प्रक्रियाओं का पालन करेंगे और आपके साथ साथ आपके पीछे के लिरेन पुलिस स्टेशन पर औपचारिक रूप से मुकदमा करेंगे। आपको अपने गूंगा कार्यों के लिए भुगतान करना होगा। वकीलों की भीड़ ने शियाओ लुओ पर शब्दों की बौछार कर दी। उनके वाक्यांश बहुत आक्रामक थे। लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू कुछ कहना चाहते थे। अंत में उन्होंने अपना मुंह खोलने के बावजूद कुछ नहीं कहा। यह सच था कि उनके जैसे लोग खुद को बहुत अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर सकते थे। जियाओ लुओ ने ठंडे से हंसते हुए कहा, आप सभी वास्तव में सोचते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं। आपने अभी क्या कहा? चश्मे में वकील ने गुस्से से पूछा। शियाओ लुओ ने मुड़कर उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा, आपको लगता है कि आप तय कर सकते हैं कि मुझे कितनी राशि का भुगतान करना होगा और मुझे 10 साल जेल की सजा दे सकते हैं। आप सभी बेवकूफ वकील बहुत शक्तिशाली है ना? यदि स्थिति वास्तव में आपके पक्ष में है जितना कि आप इसे रखते हैं, तो यहाँ लोगों को डराने की कोशिश करने का क्या मतलब है? आपने मुझे वकील का पत्र नहीं भेजा होगा, बल्कि अदालत का समन भेजा होगा। तुम। चश्मा पहने वकील काफी गुस्से में थे। वह कभी भी ऐसे पुलिस वाले से नहीं मिले थे जो 7 या 8 वर्षों से वकीलों से डरता नहीं था। शियाओ लुओ ने कहा, मॉल में हर जगह गवाह है, साथ ही निगरानी फुटेज भी है। पीठ ने कहा, क्या आपको लगता है कि आपके मुवक्किल को सामूहिक लड़ाई के संबंध में जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकता है? नहीं, तुम नहीं कर सकते हो। आप यहाँ चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर क्यों पेश कर रहे हैं और $50 लाख के मुआवजे और 10 साल जेल की सजा की बात कर रहे हैं? इसका कारण केवल मुझे डराना है। अध्याय 213, जाओ और परेशानी पैदा करो। वकीलों के चेहरे तुरंत लाल हो गए। वे, जाहिर है, जियाओ लुओ को हिलाने के इरादे से आए थे। आखिरकार न तो सुश्री शिन और न ही चांदी के बालों वाले युवाओं की असाधारण गौरवशाली पृष्ठभूमि थी। अगर इस मामले को अदालत में ले जाया गया तो उन्हें बहुत लाभ नहीं होगा। हम आपके साथ बातचीत नहीं करेंगे। जल्दी करो और अपने निर्देशक को बाहर आने के लिए कहो, चश्मा पहने वकील चिल्लाया। शियाओ लुओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया और सीधे हिरासत कक्ष में हरे रंग की साड़ी पहने महिला की ओर देखा। उसने धीरे से पूछा, सुश्री शिन, क्या आप वास्तव में बाहर नहीं आने वाली है? हरे रंग की महिला ने अपने दांतों को किरकिरा किया और कठोरता से जवाब दिया, अगर आप मुझे $5 मिलियन के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हैं और माफी के रूप में मेरे सामने झुकते हैं, तो मैं बाहर आऊंगी। यदि नहीं, तो मेरे पास इस मुद्दे को तूल देने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। फिर आप देखेंगे, मैं अपने साथ पूरे ली रेन कबीले को भी हटा दूंगा। आप एक महिला की तरह काम कर रहे हैं जिसका दिमाग पानी से भर गया है। ठीक है, उस मामले में मैं आपकी इच्छाओं को पूरा करूंगा। एक दृश्य बनाने के लिए भीड़ इकट्ठा करने और हिरासत कक्ष में पूरा दिन बिताने के बाद भी पश्चाताप करने के मद्देनजर मैं आपके यहाँ रहने का विस्तार करूंगा। जियाओ लुओ ने सेल के दरवाजे को भारी बंद कर दिया और वकीलों के समूह की ओर रुख किया। उसे पाने के लिए 14 दिनों में फिर से वापस आओ। क्या आप वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? चश्मा पहने वकील चिल्लाया। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? जियाओ लुओ ने धीरे से पूछा। उन्होंने कहा, ऐसे गवाह और निगरानी फुटेज है कि उसने परेशानी पैदा करने के लिए भीड़ इकट्ठा की। हमारी सुविधा के भीतर उसे हिरासत में रखने में हमारे पास एक स्पष्ट विवेक है। यदि आप असंतुष्ट हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और इस मामले को अदालत में ला सकते हैं। वास्तव में मैं देखना चाहता हूं कि कौन सी अदालत आपके पक्ष में होगी। वकीलों के चेहरे तुरंत बदसूरत हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कब्ज हो गया हो। यह पहली बार था जब उन्हें इस तरह के एक परेशान पुलिस अधिकारी का सामना करना पड़ा था।
वांग लिहू, ये क्यू और लियू टिगो सभी ने जो कुछ भी हुआ था उससे विस्मित महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनका जियाओ लो बहुत शक्तिशाली था और वे इसे प्यार करते थे। हे, हमारा मुखिया शक्तिशाली है। मैं इसे प्यार करता हूँ। हे, अरे क्या तुम मुझे बंद करने की हिम्मत करते हो? हरे रंग की अभिव्यक्ति में महिला ने एक महान मोड़ लिया। हिरासत में रहने के कारण उसके शरीर का हर फाइबर असहज हो गया। यातना शब्दों से परे थी। अगर उसे वहां 14 दिनों तक रहना पड़ा तो वह पागल नहीं होने की कल्पना नहीं कर सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे खेद है, लेकिन मैं वास्तव में हिम्मत करता हूँ। जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह उसे तब तक देख रहा था जब तक कि वे एक रेखा से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक ठंडी रोशनी उभरी क्योंकि उसने कहा, आपका आदमी फेंग झिकियांग है और उसका उपनाम कॉकरोच है। वह ड्रैगन गैंग में एक छोटे संप्रदाय के नेता है। इन सभी अभद्र व्यवहारों के पीछे वह व्यक्ति है। क्या मैं सही हूँ? तुम्हें कैसे पता? हरे रंग की महिला सिहर उठी। जियाओ लो के मुंह के कोने में एक मुस्कान दिखाई दी। उसने एक यूएसबी स्टिक निकाली और उसे कंप्यूटर में डाल दिया। उन्होंने फोल्डरों के अंदर वीडियो को खोजा और चलाया। इसमें मुख्य व्यक्ति को दर्शाया गया था, जो चांदी के बालों वाला युवक था जो अपनी जांघों पर 2 गोलियों के घावों से पीड़ित था। उन्होंने आंसुओं में कैमरे का सामना किया और स्वीकार किया कि वह दोषी थे। उन्होंने समझाया कि कुछ महिला नवागंतुक विरोध कर रही थी, उनके नियंत्रण की अवज्ञा कर रही थी और भागना चाहती थी। उन्होंने उन्हें पीट पीट कर मार डाला था और उन्हें जंगल में दफना दिया था, जबकि रात का आसमान सबसे अंधेरा था। उन्होंने उल्लेख किया कि मास्टरमाइंड फेंग झिकियांग था। आने वाली हर नई महिला के लिए, जो लोग आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत करते थे, उन्हें सजा के लिए दूसरे लोगों को सौंपने से पहले उसके द्वारा अशुद्ध किया जाता था। जियाओ लो ठंडे से हंसे। उसने वकील की ओर देखा और कहा, यह व्यक्ति भी आपका ग्राहक है और इसका नाम जू सैन है। उन्होंने फेंग झिकियांग के निर्देशों का पालन करने और जंगल में उनकी लाशों को दफनाने से पहले इन 4 विद्रोही महिलाओं को मारने की बात स्वीकार की। क्या आप सभी एक मस्तिष्क विकसित कर सकते हैं? क्या आप सभी उनके प्रतिनिधि बनना चाहते हैं और एक हत्यारे का बचाव करने में मदद करना चाहते हैं? इन शब्दों को सुनकर वकीलों के समूह के चेहरे तुरंत एक उज्ज्वल लाल हो गए। चश्मा पहने वकील ने जोर से कहा, यह असंभव है। यह यातना के माध्यम से अपराध की स्वीकारोक्ति को निकालने के लिए आपका काम है। जू सुन संभव हत्यारा कैसे हो सकता है? यह विचित्र था कि जू सान ने अचानक पहल की और हत्याओं के पीछे की सच्चाई की घोषणा की। जियाओ लो ने एक और वीडियो खोला जिसमें एक बंजर जंगल दिखाया गया था। जू सैन के निर्देशों के तहत उन्हें दफन किए गए 4 शव मिले। जब उन्होंने उन्हें खोदकर बाहर निकाला तो शव पहले ही कंकाल में सड़ चुके थे। यह चश्मा पहने वकील तुरंत चुप हो गए और एक और शब्द नहीं बोला। क्या आप लोग सबूत नहीं चाहते थे? जियाओ लो ने हंसते हुए पूछा। अब मैंने इसे आपके सामने प्रस्तुत किया है। ओह ठीक है, आप में से किसने उल्लेख किया है कि जू सैन उनका ग्राहक था? अपना हाथ उठाओ और मुझे तुम्हारे साथ खुद को परिचित करने दो। समूह में किसी ने भी जवाब देने की हिम्मत नहीं की। ये 2 वीडियो अकेले जू सैन को एक दोषी हत्यारे में बदलने के लिए पर्याप्त थे। केवल वे लोग जिनके दिमाग को गधे ने लात मारी थी, वे एक हत्यारे का बचाव करने की हिम्मत करेंगे। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि स्थिति के बारे में कुछ गड़बड़ थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जू सैन ने वास्तव में अपने दिमाग को एक गधे से मारा था? यदि नहीं, तो वह खुले तौर पर हत्या की बात क्यों स्वीकार करेगा? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वे जो नहीं जानते थे वह यह था कि जियाओ लो को सम्मोहन में बेहद मजबूत प्रवीणता थी। उसने जू सान को सम्मोहित किया था और उससे अपराध के बारे में सच्चाई कबूल करने का आग्रह किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या आपके पास कहने के लिए कुछ और है? यदि नहीं, तो मैं चला जाऊंगा। यह एक पुलिस स्टेशन है। यदि आप यहाँ परेशानी पैदा करना चाहते हैं और हमारे कानून प्रवर्तन को बाधित करना चाहते हैं, तो मुझे खेद है, लेकिन मुझे अनुशासनात्मक मुद्दों के लिए आपको बंद करना होगा। मेरे शब्दों पर संदेह मत करो।
वकीलों के समूह ने धीरे धीरे एक कदम पीछे खींच लिया। वे पूरी तरह से समझ गए थे कि उनके सामने का पुलिस अधिकारी उनकी बातों पर अमल करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा, क्या आपने नहीं सुना कि हमारे नेता ने क्या कहा? जल्दी करो और चले जाओ। वांग लिहू ने बोलने के बाद उन्हें भगा दिया। वकील अनिच्छुक थे। कोई अन्य विकल्प नहीं होने के कारण वे सुनसान महसूस कर रहे थे। यह उनके दम्भी और साहसी रवैये के विपरीत था जब वे पहली बार आए थे। बहुत बढ़िया, यह वास्तव में भयानक है, हा हा हा। फेंग यूकी अपने कार्यालय में जोर से हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उन्होंने सोचा कि उन्हें इस बार जियाओ लो का बलिदान करना होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जियाओ लो वकीलों के एक समूह को हरा देगा और यहाँ तक कि उन्हें मक्खियों की तरह भागने का कारण भी बनेगा। इसके अलावा वह उस चांदी के बालों वाले युवा जू सैन पर गंदगी खोदने में कामयाब रहा था। सबूतों के साथ वह जू झिकियांग के लिए एक आधिकारिक गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। दूसरी ओर प्रशिक्षक की अपनी चिंताएं थी। उसने सोचा, जियाओ लो ने जू सैन को कबूल कैसे किया? चाहे जो भी हुआ हो, उसे इस बिंदु पर हत्या के अपराध को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो जू सैन को अपने दोनों पैरों के अपंग होने का फायदा उठाना चाहिए था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थिति जियाओ लो सजा प्राप्त करने वाला होगा क्योंकि उसने बंदूक चलाई थी। अब जू सैन ने स्वेच्छा से हत्या करने की बात कबूल कर ली। वास्तव में यह किस तरह की स्थिति थी? यह जियाओ लो के बारे में इतना आश्चर्यजनक है, फेंग यूकी ने हंसते हुए कहा। उन्होंने कहा, आपको जल्दी करनी चाहिए और लोगों को दृश्य से निपटने के लिए भेजना चाहिए। फेंग झिकियांग ड्रैगन गैंग का नेता है और उसे बड़ी पकड़ माना जाता है। एक बार जब यह बड़ी मछली सतह पर आ जाती है तो उसे वापस गहरे में गोता लगाने का कोई कारण नहीं है। रात आ गई। फेंग झिकियांग को गिरफ्तार करने के आदेश को मंजूरी दे दी गई थी। फेंग यूकी ने जियो लो को इसे संभालने का पूरा अधिकार दिया। जियाओ लो, जाओ और वहां चीजों को हिलाओ। यदि कोई है जो आपको बाधित करने की हिम्मत करता है तो आगे बढ़े और उन्हें गिरफ्तार करें। हंगामा जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। अगर कुछ होता है तो मैं आपकी पीठ थपथपाऊंगा। हाँ, जियाओ लो ने आदेश लिया। वह उस वाक्य का इंतजार कर रहा था। जितना बड़ा हंगामा होगा उतना ही बेहतर होगा। निर्देशक, आप इससे क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशिक्षक ने पूछा। जियाओ लो के जाने के बाद उसने फेंग यूकी को डरावनी दृष्टि से देखा। क्या वे हमेशा नहीं कहते कि हमने कुछ नहीं किया है? आइए अब हम जिला और सामान्य ब्यूरो में उपस्थिति की एक मजबूत लहर पैदा करें। फेंग यूकी मुस्कुराते हुए ऊपर देखा और एक शॉट में अपने कप में चाय पी ली। प्रशिक्षक को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वह निर्देशक था जिसे वह जानता था। जब से जियाओ लो वापस आया था उसे लगा कि फेंग यूकी ने अपना दिमाग खो दिया था। सटीक होने के लिए वह अब पहले से सावधान और गणना किए गए पुराने दिग्गज नहीं थे। अध्याय 214 अंत तक निर्दयी। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। आधी रात के बाद नाइटलाइफ पूरी ताकत से बढ़ गई। यह वह समय था जब चीजें सबसे जंगली हो गई और लोग जो चाहे वह करने लगे। यह कुछ ऐसा था जिससे सभ्य लोग बचते थे। नाइटलाइफ दृश्य से परिचित एक टैक्सी ड्राइवर ने एक बार कहा था कि अगर उस समय कोई बिस्तर पर नहीं था लेकिन इसके बजाय बाहर जाने की तैयारी कर रहा था तो वह या तो परेशानी पैदा करने की योजना बना रहा था या कुछ लड़कियों को खोजने जा रहा था। लिरेन में, जो एक ऐसा क्षेत्र था जिसे बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं माना जाता था, नाइटलाइफ की वह पतनशील शैली आधिकारिक तौर पर शुरू होने वाली थी। उज्जवल रोशनी, दावत और खुशी की तलाश उन लोगों के लिए थी जो नाइटलाइफ का आनंद लेते थे। सड़कें जल्दी से उन लोगों से भर गई जो नाइटलाइफ की पेशकश करने के साथ साथ अपने स्वयं के प्रकार के मजे बनाने के लिए तैयार थे। यादृच्छिक पुरुषों से भरे कई मनोरंजन स्थल थे। उनमें से अधिकांश शराब पर उच्च थे और लापरवाही से गतिविधियों से कम की सीमा को अंजाम दे रहे थे। वे या तो शराब की बोतलों को जोर जोर से पीट रहे थे या इतनी जोर से कसम खा रहे थे कि दूसरे लोग अपनी बातचीत नहीं सुन सकते थे। कुछ ने एक दूसरे के साथ झगड़ा भी शुरू कर दिया।
उनमें से अधिकांश को परवाह नहीं थी कि वे उस जगह को कचरा कर रहे थे जहां वे थे या उनका व्यवहार कैसा दिखता था। युवा आमतौर पर बारीकी से इकट्ठा होते थे और बड़ी भीड़ बनाते थे। देखने से पता चलता है कि वे ऐसे लोग नहीं थे जिनके साथ धोखा किया जाए। जियाओ लो ने नाइटलाइफ से उत्पन्न किसी भी चीज पर नजर नहीं रखी। वांग लिहू और अन्य लोगों के साथ उन्होंने 2 पुलिस वैन चलाई और सीधे हुआलोंग कमर्शियल स्ट्रीट की ओर रवाना हुए। सुबह की तुलना में हुआलोंग कमर्शियल स्ट्रीट रात के दौरान उतना ही जीवंत और भीड़ भरा था। कुछ लोग भोर के ब्रेक तक महजोंग खेलने की योजना बना रहे थे, जबकि अन्य कार्ड या बिलियर्ड्स खेल रहे थे। सड़कों पर युवतियों का एक समूह भी आकर्षक और प्रकट करने वाले परिधानों में खड़ा था। उन्होंने अपनी नाजुक पीठ को दीवार के साथ झुका दिया क्योंकि वे उत्सुक ग्राहकों के पास आने का इंतजार कर रहे थे। यदि कोई ग्राहक इस बात में रुचि रखता था कि महिलाओं को क्या पेशकश करनी थी, साथ ही साथ उनकी सेवाओं के लिए कीमत से संतुष्ट था, तो ग्राहकों को एक मंद रोशनी वाले किराए के कमरे में ले जाया गया जहां वे महिलाओं के साथ सेक्स में संलग्न होंगे। वांग लिहू ने गेम खेलने वाले पुरुषों के बारे में स्थिति बताते हुए कहा, ये सभी महजोग और बिलियर्ड्स खिलाड़ी ड्रैगन गैंग के सिर्फ परिधीय सदस्य हैं। यहाँ उनका काम इन महिलाओं पर कड़ी नजर रखना और उन्हें भागने से रोकना है। लियू टिगो ने इन महिलाओं के साथ गहरी सहानुभूति व्यक्त की। उन्होंने कहा, यह उनके लिए प्रार्थना की तरह है। उन्हें बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। वे बस इतना करती हैं कि पुरुषों के साथ मस्ती करने के लिए हर दिन अपने शरीर को बेच देती है। ड्रैगन गैंग अमानवीय है, खासकर महिलाओं के लिए। क्या किसी ने कहा कि वे नहीं थे? ये की ने आह भरते हुए पूछा। इनमें से कई गरीब महिलाएं अंततः बीमारियों से संक्रमित हो जाती हैं और बहुत कम उम्र में मर जाती है। जियाओ लो के पास इस मामले के बारे में कुछ विचार या भावनाएं थी। अगर सन यू नहीं होता तो उसे ड्रैगन गैंग के खिलाफ जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और कारण यह था कि वह खुद को एक अच्छे व्यक्ति या न्याय का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी व्यक्ति के रूप में नहीं देखते थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और हुआलोंग कमर्शियल स्ट्रीट की ओर चल दिए। वांग लिहू और बाकी लोग जल्दी से उसके पीछे चले गए। अतीत में उन्हें उन कई चीजों से आंखें मूंदनी पड़ी जिन्हें उन्होंने देखा था। उन्होंने केवल एक आंख खोली, जबकि दूसरे को कुछ मामलों के लिए बंद रखा, खासकर जब यह ड्रैगन गैंग की बात आई। उन्होंने कुछ स्थितियों में अचानक कोई हरकत करने की हिम्मत भी नहीं की। हालांकि यह अब अलग था। रेड लाइट जिले का उल्लेख नहीं है, लेकिन भले ही यह ड्रैगन गैंग का मुख्यालय था, लेकिन अब उनके पास अपना रास्ता बनाने और किसी को गिरफ्तार करने की हिम्मत थी क्योंकि जियाओ लो आसपास था। सड़क के प्रवेश द्वार पर 7 या 8 सख्त दिखने वाले लोग उनका रास्ता रोक रहे थे। एक अमैत्रीपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ उनमें से एक ने गुस्से से कहा, यह एक ऐसी जगह नहीं है जहां आप जैसे पुलिस अधिकारियों को बिल्कुल भी होना चाहिए। आपका यहाँ स्वागत नहीं है। यदि आप गश्त करना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप कहीं और जाएं। शियाओ लो ने अपनी हरकतें बंद नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपना रास्ता बनाना जारी रखा। उसने उन्हें हवा या किसी अदृश्य चीज से अधिक कुछ नहीं माना जिसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उन्हें देखा ही नहीं हो। पुरुषों में से एक ने जियाओ लो की छाती पर अपने हाथ रखे और चिल्लाया, क्या आप बहरे हैं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शियाओ लो ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने अचानक एक पैर उस आदमी की छाती तक उठाया और उसे लात मार दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। उसके पास जो राजसी ताकत थी वह एक अशांत लहर की तरह थी क्योंकि यह आदमी से टकरा गई थी। इससे आदमी लगभग 9 या 10 फीट पीछे उड़ गया। जमीन पर गिरते ही वह आदमी जोर से दर्द से करा उठा। आप एक सिविल सेवक को बाधित कर रहे हैं, जियाओ लो ने एक भावहीन चेहरे के साथ कहा। उन्हें पकड़ो। यस, ही। वांग लिहू ने अपनी हथकड़ी निकाली और जमीन पर सपाट पड़े आदमी की ओर चला गया। अभी अभी जो कुछ हुआ उससे कई अन्य गैंगस्टर पूरी तरह से दंग रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने इतने सख्त रवैये वाले पुलिस अधिकारी का सामना किया था। आमतौर पर पुलिस अधिकारियों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया या वही किया जो उन्हें बताया गया था।
हालांकि वे जल्दी से होश में लौट आए और अपनी आस्तीन में छिपी लोहे की छड़ों को बाहर निकाला। वे तुरंत जियाओ लो की ओर चले गए। उन्हें विश्वास था कि उन्हें उन्हें नीचे उतारने में कोई समस्या नहीं होगी। ये क्यू की आंखों ने ठंडी रोशनी की दो किरणों को बाहर निकाला क्योंकि उसका चेहरा पूरी तरह से गंभीर हो गया था। एक बिजली की लहर की तरह वह सीधे पुरुषों के समूह में भाग गया। एक चील के कौशल का प्रदर्शन करते हुए उन्हें उन सभी को चीखते हुए और दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेटने के लिए केवल थोड़ा सा प्रयास करना पड़ा। आप सभी बेकार कचरे का एक गुच्छा है, ये क्यू ने उन पर थूकते हुए कहा। क्या आपको लगता है कि आप लोगों के पास अकेले हमारे सिर को चोट पहुंचाने के लिए क्या है? सभी हलचल सुनने के बाद सभी लोग जो महजों, कार्ड और बिलियर्ड्स खेल रहे थे, एक विशाल समूह में इकट्ठा हुए। उन्होंने एक घेरा बनाया, जियो लो और उनके चालक दल को केंद्र में फंसा दिया। अधिकारियों, आप लोग वास्तव में प्रभावशाली हैं, एक मोटे आदमी ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। उसका चेहरा मुहासों के निशान से ढका हुआ था। उन्होंने कहा, आप परेशानी की तलाश में हमारे क्षेत्र में आए हैं। क्या आपको डर नहीं है कि आप या आपके परिवार में कोई दुर्घटना का शिकार हो जाएगा? अगर मुझे डर लगता तो मैं कभी पुलिस अधिकारी नहीं बन पाता, जियाओ लो ने ठंडे स्वर में कहा। अपने प्रमुख फेंग झिकियांग को इस पल यहाँ ले आओ। क्या आपको लगता है कि भाई कियांग कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप सिर्फ इसलिए देख सकते हैं क्योंकि आप चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ इसलिए कमाल की हैं क्योंकि आप उस पोशाक में हैं? हमारी नजर में जो लोग पुलिस अधिकारी बनना चुनते हैं, वे लंगड़े कुत्तों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं है। यदि आपको चबाने के लिए कुछ हड्डियां दी जाती हैं, तो आपके पास आज्ञाकारी होने और सुनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। हमारे लोगों को जाने दो, अन्यथा आप में से कोई भी इस जगह को बेदाग नहीं छोड़ेगा। जैसे ही अधिक लोगों ने हंगामा सुना, अधिक गैंगस्टर आ गए। पुलिस अधिकारियों को घेरने वाला समूह अब लगभग 20 से 30 लोगों का हो गया था। वे गुस्से में अधिकारियों पर चिल्लाए। जियाओ लो और उनके चालक दल या पुलिस अधिकारियों के रूप में उनके पदों की पूरी तरह से अवहेलना की। वांग लिहू, ये क्यों? जियाओ लो जल्दी से अपने दो आदमियों पर चिल्लाया। हाँ हेड, हमने आपको सुना, वांग लिहू और ये क्यों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जियाओ लो ने अपने हाथ हिलाए और बेहोश होकर आदेश दिया, जब तक वे आज्ञा न माने उन्हें पीटे। रोजर वाह पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग लिहू और ये क्यू ने उत्सुकता से अपने होंठ चाटे। उनके चेहरों पर निर्दयी मुस्कान दिखाई दी। उन्हें तब तक पीटे जब तक वे आज्ञा न माने। गैंगस्टरों के समूह ने सोचा कि वे भ्रम में हैं और चीजों को सुन रहे हैं। उनके पक्ष में लगभग 20 से 30 लोग थे, जबकि उनके विरोधी केवल 4 बदमाश लोग थे। क्या उनमें वास्तव में यह कहने का साहस था कि वे उन्हें तब तक पीटेंगे जब तक कि वे आज्ञा का पालन नहीं करते? क्या वे भी ब्रेन डेड थे? मुहासे के निशान से ढके चेहरे वाला लड़का हंसा और कहा, सिर्फ आप लोगों के साथ आप हिम्मत करते हैं। उनके शब्दों पर अचानक विराम लग गया। वांग लिहू उस आदमी को नोटिस किए बिना आगे बढ़ गया था। उसकी हथेली हथेली के पंखे से मिलती जुलती थी। उसने तुरंत उस आदमी के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। संपर्क करने पर एक ध्वनि गूंज उठी। उसके द्वारा फैलाई गई भयानक ताकत ने आदमी के चेहरे पर एक विस्फोट किया। इससे पहले कि उस आदमी के पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, उसने मुहासे वाले आदमी को जमीन पर पटक दिया था। उस आदमी के मुंह से खून से लथपथ दांत निकल गया। उसके चेहरे का बायां हिस्सा अविश्वसनीय गति से फूलने लगा। हालांकि वांग लिहू यही नहीं रुके। वह कुछ कदम आगे बढ़ा, अपने हाथ बढ़ाए और अपने सामने मूर्ख दिखने वाले आदमी को पकड़ लिया। एक बोरी फेंकने की तरह उसने मुहासे वाले आदमी को दीवार में पटक दिया। कुछ अन्य लोग डर के मारे चिल्लाए और मौके पर ही बेहोश हो गए। जब उन्होंने अपनी प्राकृतिक भगवान जैसी शक्तियों को जारी किया तो कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी ओर ये क्यू की हरकतें एक बंदर की तरह चुस्त थी। उसके हाथ पंजे की तरह थे। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे चाकू की तरह तेज थे। जिस किसी ने भी उस पर हमला किया, उसके पूरे शरीर पर खूनी घाव होने ही थे।
20 से 30 लोगों के समूह को किसी तरह सिर्फ 2 लोग कुचल रहे थे। चारों तरफ दर्द से कराहते लोगों की आवाजें सुनाई दे रही थी। यह सड़कों पर और हर किसी के कानों में गूंज रहा था। जियाओ लो गतिविधियों के किनारे चले गए और एक बंद जेली स्टोर के सामने एक खाली सीट पर बैठ गए। लियू टिगो उसे खनिज पानी की एक बोतल लाया। वे दोनों वहां बैठकर पानी पी रहे थे क्योंकि वे वांग लिहू और ये क्यू को ड्रैगन गैंग के उन सदस्यों को सबक सिखाते हुए देख रहे थे। सर, क्या ऐसा करके हम मुसीबत में पड़ जाएंगे? वांग लिहू और अन्य लोगों की तरह लियू टिगो ने जियाओ लो को संबोधित करने के तरीके को बदल दिया था और अब उन्हें हेड कह रहा था। वह वास्तव में अपने दिल की गहराई से उस आदमी की प्रशंसा करता था, खासकर जिस तरह से वह चीजों को संभालता था, उसमें वह कितना सहनशील और शक्तिशाली था। जब उनके जैसे जिद्दी झटके से निपटते हैं तो ऐसा करने का एकमात्र तरीका हिंसा के साथ हिंसा से लड़ना है, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। लियू टिगो ने भौहें उठाईं, लेकिन उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हुआलोंग कमर्शियल स्ट्रीट उन्मत्त गतिविधि के साथ उबल रहा था। ग्राहकों का इंतजार कर रही स्ट्रीट गर्ल सदमे में चिल्लाईं और डर के मारे तुरंत भाग गई। सभी रेस्तरां जो अभी भी व्यवसाय के लिए खुले थे, वे जल्दबाजी में अपने दरवाजे बंद कर रहे थे, इस उम्मीद में कि उनके रास्ते में आने वाली परेशानी से बचा जा सके। लगभग 10 मिनट बाद बड़े समूह में सभी को वांग लिहू और ये क्यू द्वारा एक लुगदी से अच्छी तरह से पीटा गया था। चेहरे पर मुहासों के निशान वाले लड़के के दांतों से खून टपक रहा था। उसकी नाक खून से लथपथ थी और चेहरा सूजा हुआ था। वांग लिहू ने मोटे तौर पर उसे पकड़ लिया। उसने उसे कॉलर से खींचा और उसे जियाओ लो के पास ले गया। जियाओ लो ने अपने हाथ हिलाए, वांग लिहू को संकेत दिया कि वह उसे जाने दे और एक तरफ कदम रख दे। उसने उस आदमी को देखा और पूछा, फेंग झिकियांग कहाँ है? मुझे नहीं पता। यहाँ तक कि अगर मैंने किया तो मैं आपको कभी नहीं बताऊंगा कि वह कहाँ था। उस आदमी ने जियाओ लो को बेरहमी से देखा और कहा, तुम बदबूदार पुलिस वाले हो, बस तुम इंतजार करो और देखो। मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपने आज जो किया है उसके लिए आप भुगतान करें। जियाओ लो ने अपना सिर थोड़ा हिला दिया। अगले सेकंड में उसने अपना हाथ बढ़ाया और मोटे तौर पर आदमी के बालों को पकड़ लिया। वह मुहासे वाले आदमी के सिर को मेज पर पटकने के लिए आगे बढ़ा। धमाका! उस आदमी का सिर खुला रह गया। घाव से बुरी तरह खून बह रहा था। उसके दिमाग को ऐसा लग रहा था जैसे वह गुनगुना रहा हो। दर्द कष्टदायी था। जियाओ लो ने आदमी के सिर को नीचे रखा और ठंडे स्वर में कहा, ऐसा लगता है कि आप अभी भी नहीं जानते कि आपकी वर्तमान स्थिति क्या है। आप एक पुलिस अधिकारी को धमकी दे रहे हैं, इसलिए मुझे आपको यह बताते हुए सम्मानित महसूस हो रहा है कि आप डिटेंशन सेंटर में कुछ समय बिताएंगे। अध्याय 215, बिना किसी हिचकिचाहट के एक शॉट। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। आदमी के सिर से ताज़ा रक्त बहता था और मेज की वक्रता का अनुसरण करता था। यह किनारों से नीचे बह गया और जमीन पर बूंद बूंद गिरता गया। वांग लिहू और ये क्यू द्वारा सबक सिखाए जाने के बाद जमीन पर लेटे 20 से 30 लोगों ने अचानक इस दृश्य को देखकर अपना चेहरा बदल दिया। उनके दिल में उन्होंने सोचा, क्या वे चारों वास्तव में पुलिस अधिकारी हैं? पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली कब इतनी उग्र हो गई? जियाओ लो की आंखें ठंडी ठंडी हो गई। उसने उस आदमी को देखा जो उसके सामने पकड़ा हुआ था और कहा, ठीक है, मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, फेंग झिकियांग कहाँ है? उस आदमी में अब हिम्मत नहीं थी। उसे लगा जैसे उसका सामना नकली पुलिस अधिकारियों से हुआ है। उन्होंने अपनी पिटाई में कोई दया नहीं दिखाई और यहाँ तक कि क्रूर साधनों का भी इस्तेमाल किया। उसने जियाओ लो को डरावनी नजर से देखा और बुदबुदाया, वह है, वह है। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? दूर से अचानक एक शक्तिशाली और भयंकर आवाज सुनाई दी। शियाओ लो और अन्य पुरुषों ने ऊपर देखा। भयंकर और बुरे लोगों का एक बड़ा समूह सड़क के दोनों किनारों से धीरे धीरे अंदर आया। वे बहुत बुरे और बुरे लग रहे थे। उनका नेतृत्व एक सफेद टॉप और सोने की चेन में एक मोटा आदमी कर रहा था। मोटे आदमी ने अपने हाथों में एक सिगरेट पकड़ रखी थी।
वह एक बड़े धूम्रपान करने वाले की तरह लग रहा था क्योंकि लगातार धूम्रपान से उसके दांत पहले से ही पीले और काले हो गए थे। पुरुषों का समूह लोगों की दो विशाल दीवारों की तरह चल रहा था। वे उचित भीड़ प्रवाह के बिना हुआलोंग कमर्शियल स्ट्रीट के किनारे निचोड़ गए। इसने उन्हें उत्पीड़न की एक खतरनाक भावना दी। लियू टिगो का चेहरा काफी बदल गया, यहाँ तक कि वांग लिहू और ये क्यू भी थोड़ा हिचकिचाए। जिस आदमी का सिर जियाओ लुओ ने पकड़ रखा था, ऐसा लगता है कि उसने अपने गिरोह को ढूंढ लिया है, और उत्साहित होकर मोटे आदमी से चिल्लाया, बॉस, ये कष्टप्रद पुलिस अधिकारी यहाँ हमारी जगह को तोड़ने के लिए हैं। उन्होंने हमारे सभी भाइयों को भी पीटा। आपको हमारे लिए खड़ा होना चाहिए। जियाओ लुओ ने आदमी को जमीन पर लात मारी और खड़ा हो गया। उन्होंने सफेद टॉप में मोटे आदमी का सामना किया और कहा, क्या आप फेंग झिकियांग हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दैट्स मी। मोटा आदमी शांति से बोला। उसने आसानी से अपनी सिगरेट से एक गहरा कश लिया। शियाओ लुओ ने कहा, आप पर महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर करने, महिलाओं को बेचने और अनुशासन का उल्लंघन करने वाली महिलाओं की बेरहमी से हत्या करने के साथ साथ महिलाओं का बलात्कार और भ्रष्टाचार करने का संदेह है। उन्होंने कहा, मैं अब कानून के आधार पर आपको गिरफ्तार कर रहा हूँ। यह एक गिरफ्तारी वारंट है, कृपया मेरा अनुसरण करें। उन्होंने प्रक्रियाओं का पालन किया और फेंग झिकियांग को गिरफ्तारी वारंट दिखाया। लिरेन पुलिस स्टेशन। फेंग झिकियांग ने गिरफ्तारी वारंट पर नजर डाली और मुस्कुराया। क्या आपके छोटे से पुलिस स्टेशन को मेरे क्षेत्र में आने और परेशानी खोजने के बजाय कुछ नागरिक विवादों से निपटना नहीं चाहिए? क्या इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई आत्मज्ञान नहीं है, या क्या आपके पास वास्तव में कोई दिमाग नहीं है? ओह, वैसे आप अधिकारी जियाओ हैं, जिन्होंने मेरी पत्नी को पकड़ा था, है ना? उसकी मुस्कान चमक उठी। उसकी आंखों में चमक भयंकर हो गई। उसे तुरंत रिहा कर दो, अन्यथा आप और आपके दोस्त मृत मांस है। जियाओ लुओ ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब लोग मुझे धमकी देते हैं तो मुझे इससे बिल्कुल नफरत है। तो क्या होगा अगर मैं तुम्हें धमकी दूं? फेंग झिकियांग ने मुस्कुराते हुए पूछा। इस भूमि में, यहाँ जियांगचेंग में, कोई भी ड्रैगन गैंग के सामने कूदने की हिम्मत नहीं करता है। आप पहले हैं और आप आखिरी भी होंगे। अपना वाक्य खत्म करने के बाद उसने अपने हाथ में सिगरेट जमीन पर फेंक दी और उसे अपने पैर से जमकर बाहर फेंक दिया। भीड़ की ओर मुड़ते हुए उसने अपने हाथ हिलाए और ठंड से कहा, उन्हें मौत के घाट उतार दो। लोगों के एक बड़े समूह ने उनके आदेश प्राप्त किए। वे जोर से चिल्लाए और एक क्रूर ज्वार की तरह ऊपर की ओर भागे। धमाका। शियाओ लुओ ने आसमान में गोली चलाई। यह आवाज उनके कान के पर्दे में गूंज रही थी। इसका एक बड़ा निवारक प्रभाव था। ड्रैगन गैंग के लोगों ने बस चलना बंद कर दिया। आप सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको चुप रहने का अधिकार है। आपके द्वारा कहे गए हर शब्द को अब से आपके खिलाफ गवाही के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। फेंग झिकियांग बंदूक की गोली से उबर गए और मजाक में कहा, आप बुद्धिहीन हैं। क्या आपको लगता है कि यह कोई बड़ा शो है? क्या आप वास्तव में ड्रैगन गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने की योजना बना रहे हैं, सिर्फ आप चारों पर भरोसा करते हुए? जियाओ लुओ ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, मैं एक पुलिस अधिकारी हूँ। आप एक गुप्त समाज से हैं जो कानून की अवज्ञा करता है। तुम्हें पकड़ना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उसके गंभीर रूप को देखते हुए ड्रैगन गैंग के सदस्य अपना पेट पकड़ने वाले थे और हंसने लगे। उन्होंने सोचा, एक भेड़ ने सिर्फ इतना कहा कि वह भेड़ियों के एक समूह को पकड़ लेगा। वह कितना अज्ञानी और अभिमानी है। फेंग झिकियांग भी उतना ही खुश था और कहा, पुलिस अधिकारी, मैं निश्चित रूप से देखना चाहता हूँ कि आप हमें कैसे पकड़ना चाहते हैं। जाओ, उन्हें मार डालो। चाकू लिए एक बुरा आदमी मुस्कान के साथ जियाओ लुओ की ओर दौड़ा। वांग लिहू और ये क्यू ने आगे बढ़ना शुरू करने की तैयारी की। अचानक गोली चलने की चुभती आवाज सुनाई दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। धमाका। जियो लुओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींचा। यह सिर्फ एक गोली थी, लेकिन यह सीधे आदमी के सिर में चली गई। बुरा आदमी पूरी तरह से सदमे में था क्योंकि वह बिना आवाज किए सीधे नीचे गिर गया था।
फेंग झिकियांग और अन्य बुरे पुरुषों की मुस्कान तुरंत जम गई। हालांकि उन्होंने सुना कि जियाओ लो ने अंधाधुंध गोली चलाने की हिम्मत की, उन्होंने कभी नहीं सुना था कि वह वास्तव में लोगों को मारने की हिम्मत करता है। उसने उस आदमी की भौहों के बीच में गोली चलाई थी। यहाँ तक कि अगर डैरो परी आने वाली थी तो शायद उसे बचाया नहीं जा सकता था। शियाओ लुओ ने अपनी पिस्तौल लहराते हुए कहा, बेहतर होगा कि आप अब मेरे हाथ को मजबूर न करें। अपने हथियार छोड़ दो और आज्ञाकारी रूप से मेरे पीछे पुलिस स्टेशन वापस आ जाओ। फेंग झिकियांग ने कहा, एक पुलिस अधिकारी के तौर पर अंधाधुंध गोलीबारी करना और लोगों की हत्या करना गुंडागर्दी माना जा सकता है। जियाओ लो ने धीरे से कहा और आह भरी, आपने एक पुलिस अधिकारी पर हमला किया। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुझे शूटिंग करने का अधिकार था। वांग लिहू, ये क्यू और लियू टिगो ने उनके माध्यम से एक भयानक ठंड महसूस की। वे शियाओ लुओ और उस बड़े आदमी के बीच की स्थिति को पहले समझ गए थे, जिसने चाकू से उस पर आरोप लगाया था, फिर भी यह बड़ा आदमी था जो गिर गया था। शियाओ लुओ की व्यक्तिगत सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था। शियाओ लुओ ने हत्या के इरादे से गोली चलाई थी। ओह, सच में? फेंग झिकियांग ने पूछा। उन्होंने कहा, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आपकी 92 तरह की माचिस बंदूक में केवल 9 गोलियां होती है। 2 राउंड पहले ही इस्तेमाल किए जा चुके हैं और 7 राउंड बाकी है। सिर्फ 7 गोलियां। आप यहाँ मेरे 200 भाइयों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं? वह गिरोह का नेता था क्योंकि उसके पास स्वाभाविक रूप से असाधारण साहस और अंतर्दृष्टि थी। अगर एक भी टूटी हुई बंदूक से 200 से ज्यादा लोग डर जाते तो यह काफी विडंबनापूर्ण होता। उन्होंने अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की। भाइयों, आगे बढ़ो और अपने वफादार भाई का बदला लो जो अब मर चुका है। 4 आदमी बस तैयार हो रहे थे। धमाका, धमाका, धमाका। शियाओ लो ने अपना हाथ उठाया और ट्रिगर खींचा। उसने तुरंत 4 गोलियां चलाईं। आह! चारों लोग चिल्लाए और जमीन पर गिर गए। हर आदमी की भौहों के बीच में गोली का छेद था। उनके घावों से लगातार खून बह रहा था। जिन 200 लोगों ने मूल रूप से जियाओ लुओ की ओर चार्ज करना शुरू कर दिया था, उन्होंने तुरंत अपने कदमों को वापस ले लिया। लड़ने का उनका इरादा हवा में फैल गया था। वे चुपचाप खड़े थे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। फेंग झिकियांग का चेहरा भी नाटकीय रूप से बदल गया। अवचेतन रूप से कई पुरुषों के पीछे छिपकर उसका दाहिना हाथ उसकी पीठ के पीछे बंदूक के लिए पहुंच गया। यह उनका अंतिम उपाय था। आपके पास केवल 3 गोलियां बची हैं। आप 3 गोलियों के साथ कैसे जीवित रह सकते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने सक्षम हैं, आप केवल हम में से 3 से निपट सकते हैं। उन्होंने मनोवैज्ञानिक युद्ध का खेल खेलना शुरू कर दिया था। वह जियो लुओ को मनोवैज्ञानिक रूप से कुचलने की कोशिश कर रहा था। साथ ही वह मन ही मन कोस रहा था, यह कहां से आया? चलो उसकी मार्कमैनशिप के बारे में भी बात नहीं करते हैं, लेकिन वह इतना क्रूर है। 5 लोगों की हत्या करने के बाद उसने पलक भी नहीं झपकाई। वास्तव में मैं केवल 3 लोगों के साथ काम कर सकता हूँ। पहले 3 के लिए जो दौड़ते हैं, उनकी मृत्यु दर 100% होगी। तुम में से कौन सा आदमी उन 3 लोगों में से होना पसंद करेगा जिन्हें मरना है? जियाओ लुओ हिकारत से मुस्कुराया। उनके बोलते ही ड्रैगन गैंग के सदस्यों के हाव भाव बहुत जटिल हो गए। वे शियाओ लुओ को हैक करके मारना चाहते थे, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि उन्हें सिर में गोली मार दी जाए। आखिरकार यह जीवन केवल एक बार जिया गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन था, यह भुगतान करने के लिए एक महंगी कीमत थी। अध्याय 216, वह जिसे आपने छोड़ दिया। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। फेंग झिकियांग जानता था कि मनोवैज्ञानिक युद्ध कैसे किया जाता है, लेकिन जियाओ लुओ इसे और भी बेहतर जानता था। उन्होंने फेंग झिकियांग पर अपनी बंदूक तान दी और चिल्लाए, फेंग झिकियांग, अगर आपके पास गेंदें हैं तो अपने आप बाहर आओ। असंबंधित अधीनस्थों को आपके लिए मरने के लिए मत कहो। फेंग झिकियांग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। अचानक उसने अपने एक अधीनस्थ को लात मार दी।
उन्होंने जियो लो का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे उड़ान भरी। एक स्वूश के साथ उसने उस बंदूक को बाहर निकाला जो वह अपने पीछे छिपा रहा था और उसे जियाओ लो पर लक्षित किया। नरक में जाओ, तुम बुद्धिहीन मंद हो। धमाका, धमाका। एक पल में उसने 2 बार गोली चलाई। गोलियों ने सीटी बजाई और उन्हें बाहर निकाल दिया और अंतरिक्ष को काट दिया। भले ही जियाओ लो मार्शल आर्ट में कितना अच्छा था, वह संभवतः गोलियों की तुलना में तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था। इसके अलावा वांग लिहू और उसके अन्य लोग उसके पीछे थे। यहाँ तक कि अगर वह गोलियों को चकमा दे सकता था तो वह ऐसा नहीं कर सका। अन्यथा वांग लिहू और अन्य लोग गोलियों से मारे जा सकते थे। उसी समय फेंग झिकियांग ने फायरिंग की। शियाओ लो ने 2 बार फायरिंग की। धमाका, धमाका। अविश्वसनीय रूप से 2 गोलियों ने फेंग झिकियांग द्वारा हवा में चलाई गई गोलियों को सटीक रूप से रोक दिया। यह तेज गति वाली वस्तुओं की सीधी टक्कर थी। चारों गोलियां तुरंत धूल में बिखर गई। बूम। शियाओ लो फेंग झिकियांग की तुलना में आधे से तेज थे। उसने तीसरी गोली चलाई। बैरल में बची एक गोली हवा की परतों को चीरते हुए फेंग झिकियांग के सीने में लगी। सटीक होने के लिए यह उसके दिल को मारा। फेंग झिकियांग उस क्षण से अपनी मौत की तलाश कर रहा था जब उसने अपनी बंदूक निकालने की हिम्मत की। जियाओ लो स्वाभाविक रूप से इसके साथ उसकी मदद करने के लिए खुश था। वाह! फेंग झिकियांग ने अपने मुंह और नाक से खून निकाला। उसने अपनी बंदूक गिरा दी। उसके मोटे शरीर को लगभग 9 या 10 फीट पीछे फेंक दिया गया था। अपने अधीनस्थों की मदद से वह खड़ा हो गया। हाँ, अभी तक मरा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली, बल्कि हैरान दिखाई दी। उसने फेंग झिकियांग के कपड़ों में छेद के माध्यम से अंदर काले वस्त्र को देखा और एहसास में कहा, ओह, इसलिए उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। वह वास्तव में अच्छी तरह से तैयार है। दर्द सहते हुए फेंग झिकियांग ने दहाड़ते हुए कहा, उसके पास अब कोई गोली नहीं है। उसे अपने चाकू से मार डालो। उसे जल्दी से मौत के घाट उतार दो। उसकी दृष्टि शातिर थी और उसकी आंखों की पुतलियां उभरी हुई थी। वह चाहता था कि वह जियाओ लो को जिंदा निगल सके। उसे मार डालो। यह सुनकर 200 लोग 200 जंगली भेड़ियों की तरह जियाओ लो की ओर कूद पड़े। चूंकि उसके पास कोई और गोलियां नहीं थी, इसलिए कुछ भी उन्हें रोक नहीं रहा था। वांग लिहू और ये क्यू, जो तैयार थे, जोर से दहाड़े और उनकी ओर दौड़े। वांग लिहे ने एक व्यक्ति से बेसबॉल का बल्ला छीन लिया और उसे बुरी तरह से लोगों पर मारना शुरू कर दिया। उनके पास मौजूद शक्तिशाली ताकत के कारण उनके द्वारा बल्ले के प्रत्येक स्विंग ने ड्रैगन गैंग के एक सदस्य को खूनी सिर के साथ जमीन पर गिरने का कारण बना। हर गिरा हुआ आदमी फिर से उठने में असमर्थ था। ये क्यू को हथियारों की जरूरत नहीं थी। उसके हाथ काफी घातक थे। उसके लोहे जैसे हाथ, जो चील जैसे टैलोन का निर्माण करते थे, क्रूरता से लहराते थे। भयानक ताकत के साथ, जो मांस को फाड़ने के लिए पर्याप्त था, उसकी 10 उंगलियों ने ड्रैगन गैंग के सदस्यों पर हमला किया, जिससे सभी जगह खूनी प्रक्षेपवक्र बन गए। एक के बाद एक गिरोह के सदस्य दर्द से कराहते हुए जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर पर घाव, जो ये क्यू की उंगलियों से फट गए थे, अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक थे। इसने उनकी चीखों को असाधारण रूप से तीखा बना दिया। शियाओ लो कुछ कदमों में आगे बढ़ गए। उसका झूलता हुआ दाहिना हाथ हिलते-डुलते घूमता रहा और अचानक सामने वाले व्यक्ति के सीने में टकरा गया। भयानक आवेगी बल उग्र लहरों की तरह उछल गया। पहले आदमी की पसलियों को चकनाचूर किया और उसकी छाती में घुस गया। जोर और टूटी हड्डियों की वजह से उसका धड़कता हुआ दिल फट गया। वाह! आदमी के मुंह से गाढ़ा खून निकल रहा था। जैसे वह ट्रेन की चपेट में आ गया हो, बेचारा पीछे की ओर उड़ गया। उसने अपने 5 साथियों को जबरदस्ती कुचल दिया, जो उसके पीछे भाग रहे थे। शरीर, जो तोप की तरह उनकी ओर गिरा था, उन पर भारी रूप से गिरा। कड़कती आवाजों और चीखों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाहों को तोड़ दिया गया था। खून बह रहा है। वे सभी जमीन पर लेट गए। भयानक विस्फोट ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया।
फेंग झिकियांग के अधीनस्थों के भाव तुरंत बदल गए। उनकी गति कमजोर हो गई क्योंकि वे जियाओ लो की ओर बढ़े। लियू टिगो की क्षमताएं सबसे कमजोर थी, लेकिन वांग लिहू, ये क्यू और जियाओ लो ने अधिकांश फायरिंग शक्ति को आकर्षित किया था। फिर भी वह खुद को बचाने के लिए पर्याप्त सक्षम था। इसके अलावा वह अधिक दूरदर्शी था। इस तथ्य का उपयोग करते हुए कि उनका अस्तित्व अपेक्षाकृत कम प्रमुख था, उन्होंने सावधानीपूर्वक उस बंदूक की ओर अपना रास्ता बढ़ाया जिसे फेंग झिकियांग ने जमीन पर गिरा दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे मुट्ठी से लड़ने में कितने अच्छे थे, यह सुनिश्चित करने के लिए सबसे सुरक्षित शर्त थी कि ऐसे घातक गर्म हथियार उनके हाथों में और उनके नियंत्रण में थे। कुछ ड्रैगन गैंग के सदस्य जो फेंग झिकियांग को बाह से सहारा दे रहे थे, कांप रहे थे। युद्ध के मैदान में 3 हमलावर आकृतियों को देखते हुए उनकी निगाहें भयभीत हो गई। उन्होंने सवाल किया कि क्या वे लोग इंसान थे या राक्षस। फेंग झिकियांग बुरी तरह घायल हो गए। भले ही उन्होंने बुलेटप्रूफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उन पर लगी गोली के भारी प्रभाव से उनके आंतरिक अंग इतनी बुरी तरह से हिल गए कि उन्हें लगा जैसे वे जगह बदल गए हैं। दर्द कष्टदायी था। बड़ी मुश्किल से वह चिल्लाया, जल्दी करो, जल्दी करो और मेरी बंदूक वापस ले लो, जल्दी करो। हाँ सर। उनके शब्दों को सुनकर उनके अधीनस्थों में से एक ने जमीन की खोज शुरू कर दी। पपफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि लियू टिगो उनसे एक कदम तेज थे। उसने वह बंदूक उठाई जो सड़कों पर एक कोने में गिरा दी गई थी। वह तेजी से उनकी ओर भागा। उन्होंने थोड़ी दूरी से फेंग झिकियांग पर निशाना साधा और घोषणा की, फेंग झिकियांग, आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। बोलने के ठीक बाद उसने आकाश पर गोली चला दी। धमाका। गोली चलने की आवाज हमेशा डराने वाली होती थी। जमकर लड़ रहे लोगों का समूह तुरंत रुक गया। अपने सभी हथियार नीचे रखो और बैठ जाओ। अपने सिर के ऊपर हाथ। आप सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियू टिगो एक मजबूत, मोटी आवाज के साथ चिल्लाया। शियाओ लो, वांग लिहू और ये क्यू द्वारा दिखाए गए युद्ध कौशल से लंबे समय से डरे हुए भीड़ ने फेंग झिकियांग को नियंत्रित किए जाने के बाद विरोध करने की सभी इच्छाशक्ति खो दी। सभी ने अपने हथियार नीचे फेंक दिए। अच्छा काम, टिगो। वांग लिहू ने लियू टिगो के लिए तालियां बजाईं। उसे कई घाव थे। उसे चाकुओं से काट दिया गया था। खून बिना रुके बह रहा था, लेकिन उसके हौसले बुलंद और निडर थे। ये क्यों हंसने लगा। उसकी उंगलियां ड्रैगन गैंग के सदस्यों के खून और मांस से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने हाथों का इस्तेमाल कर लोगों को जिंदा फाड़ दिया हो। उसे भी चोट लगी थी और उसकी पीठ और कंधे चाकू के घावों से ढके हुए थे। इसके विपरीत जियाओ लो पर बहुत कम घाव थे। हालांकि उसकी वर्दी पर खून लगा था, लेकिन यह सब ड्रैगन गैंग के सदस्यों का था। फेंग झिकियांग के अलावा सभी 200 पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया गया और वापस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उनके पास पर्याप्त हथकड़ी नहीं थी, इसलिए अपराधियों को रस्सी से बांध दिया गया। उस रात पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मौजूद सभी लोगों ने 200 लोगों को बंद करने के लिए ओवरटाइम काम किया। डिटेंशन सेल भरे हुए थे, इसलिए उन्होंने उन्हें जेल में बंद कर दिया। सिर्फ 4 पुरुषों और एक बंदूक के साथ वे सेक्स व्यापार में फेंग झिकियांग के व्यवसाय को पूरी तरह से उखाड़ फेंकने में कामयाब रहे। इससे लिरेन पुलिस स्टेशन में लोगों को काफी झटका लगा। इस तथ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आमतौर पर केवल क्षेत्रीय पुलिस ही उस स्तर के अपराधियों को संभालने में सक्षम थी। हालांकि क्षेत्रीय पुलिस ऐसा करने में विफल रही थी, फिर भी वे सफल होने में कामयाब रहे। यह बस अविश्वसनीय था। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या वे लोग अभी भी हमारे बारे में शिकायत करने की हिम्मत करेंगे। फेंग यूकी बेहद खुश था। उन्होंने महसूस किया कि इस बार की सफलता ने उन्हें बहुत सारे गुस्से को बाहर निकालने में मदद की है। उन्होंने न केवल अपने क्षेत्र के भीतर ड्रैगन गैंग के सदस्यों को हिला दिया, बल्कि उन्होंने चेहरा भी हासिल किया और क्षेत्रीय पुलिस स्टेशन और पुलिस मुख्यालय में अपना नाम बनाया। प्रशिक्षक ने कुछ नहीं कहा। वह अभी भी उस सदमे में डूबा हुआ था जो उसने जियाओ लो और दूसरे के कार्यों के कारण महसूस किया था। जब जियाओ लो पुलिस स्टेशन लौटे
तो उन्हें एहसास हुआ कि फेंग झिकियांग की पत्नी को अब हिरासत में नहीं लिया गया था। उसे केवल यह पता चला कि उसे माँ पिजन ने चारों ओर पूछने के बाद रिहा कर दिया था। क्या तुमने उसे छोड़ दिया? जियाओ लो उसके पास गया और उसे ठंड से देखा। खून से लथपथ असुर की तरह खून से लथपथ शियाओ लो को देखकर माँ पिजन कांपने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हें क्या चाहिए? क्या आप नहीं? आप लापरवाही से काम न करें। हम पुलिस स्टेशन में हैं। मैं आपसे फिर से पूछूंगा, क्या आप वही हैं जिन्होंने उस महिला को छोड़ दिया? जियाओ लो का स्वर थोड़ा अधिक मांग वाला हो गया। हाँ, मैं ही हूँ जिसने उसे छोड़ दिया। माँ पिजन ने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया और अपने कार्यों को समझाया। उसे केवल लड़ने और परेशानी पैदा करने के लिए भीड़ इकट्ठा करने के लिए गिरफ्तार किया गया था और कुछ भी गंभीर नहीं हुआ। उसे एक दिन के लिए रोकना पहले से ही पर्याप्त था। मेरी रिहाई नियमों के अनुसार है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अध्याय 217 श्री एक्स। शियाओ लो ने कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने माँ पिजन को जोर से लात मारी। एक गेंद की तरह माँ पिजन फर्श पर लुढ़क गया। उसके दांतों ने उसकी जीभ काट ली। जल्द ही उसके मुंह में खून भर आया। उसके मुंह के कोने से खून का एक निशान टपक रहा था। वांग लिहू, ये क्यों? उसे हथकड़ी लगाओ, जियाओ लो उसकी ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हाँ सर। दो फौलादी योद्धाओं की तरह वांग लिहू और ये क्यों माँ पिजन के पास गए और अपने दोनों हाथों को हथकड़ी लगाने से पहले उनकी मदद की। आपका उपनाम जियो है। आप क्या करना चाहते हैं? माँ पिजन ने अपनी आंखें चौड़ी की और जोर से चिल्लाया, आप मुझे हथकड़ी कैसे लगा सकते हैं? तुम्हें मुझे हथकड़ी लगाने का क्या अधिकार है? फेंग झिकियांग ने स्वीकार किया कि उनकी पत्नी मैडम शिन ने भी महिलाओं को वेश्या बनने के लिए मजबूर करने में भाग लिया है। आपने एक अपराध संदिग्ध को छोड़ दिया है, तो आपको क्या लगता है कि मेरे पास क्या अधिकार है? जियाओ लो ठंडे से हंसे। उसकी बातें सुनकर माँ पिजन ऐसा लग रहा था जैसे वह गड़गड़ाहट से मारा गया हो। वह केवल जियाओ लो के खिलाफ गया क्योंकि वह बर्दाश्त नहीं कर सका कि जियाओ लो ने पुलिस स्टेशन में कैसे व्यवहार किया। उन्होंने महसूस किया कि जियाओ लो के लिए पूर्णकालिक पुलिस अधिकारी बनने में सक्षम होना बहुत अनुचित था। इसके अलावा उन्होंने मैडम शिन को रिहा करना पूरी तरह से उचित और नियमों के अनुसार था, इसलिए वह जियाओ लो से डरते नहीं थे। वास्तव में वह बहुत आश्वस्त था। वह शियाओ लो को एक मूक हार का सामना करते देखना चाहता था। हालांकि उन्होंने अपने लिए एक छेद खोदना समाप्त कर दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह जानता था कि महिला एक दुष्ट व्यक्ति थी जिसने कानून तोड़ा था। ठंडा पसीना उसके शरीर से नीचे गिर गया। उन्होंने खुद को विनम्र किया और एक मजबूर मुस्कान के साथ माफी मांगी। यह एक गलती थी, भाई जियाओ। मुझे नहीं पता था कि वह महिलाओं को खुद को वेश्या बनाने के लिए मजबूर करने में भी शामिल थी। अगर मुझे पता होता तो मैं निश्चित रूप से नहीं होता। शियाओ लो ने हाथ हिलाया और उसे टोका। पीठ ने कहा, आप अदालत में पीठासीन न्यायाधीश को यह समझा सकते हैं। उसे बंद कर दो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग लिहू ने उनके आदेश को स्वीकार किया और माँ पिजन को धक्का दिया। उसने चिल्लाकर पूछा, माँ पिजन, आप अभी भी किसका इंतजार कर रही हैं? चलो चलें। आप शायद रास्ता जानते हैं। निश्चित रूप से हमें बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पर यदि आप परेशानी की तलाश करते हैं तो हमारा सिर जवाब देने के लिए बहुत आलसी होता है, लेकिन क्या आप इस मोड़ पर हमारे सिर के साथ परेशानी पाकर अपनी मौत की तलाश नहीं कर रहे हैं? ये क्यों ने धीरे से पूछा। बेवकूफ, वांग लिहू ने धीरे से कहा। कोई रास्ता नहीं था कि माँ पिजन शांत रह सके। वह घबरा गया था। ठंडा पसीना उसके शरीर से नीचे गिर गया। उन्होंने शियाओ लो से कहा, मैं निर्दोष हूँ। मुझे वास्तव में नहीं पता था कि मैडम शिन ने महिलाओं को खुद को वेश्या बनाने के लिए मजबूर करने में भी भाग लिया था। अपने हाथ के बगल से वांग लिहू ने माँ पिजन की गर्दन पर मारा। इससे माँ पिजन तुरंत बेहोश हो गए। वह वास्तव में शोर करता है और आत्मजागरूकता की कोई भावना नहीं है। ऐसा लगता है कि हमें बल का सहारा लेना पड़ रहा है।
एक ही हाथ से उसने माँ पिजन को पकड़ लिया और उसे उठा लिया। वह जेल की दिशा की ओर चल पड़ा। वांग लिहू ये क्यू की मदद के बिना इसे अकेले संभाल सकता था। फुफकारना। थाने के बाकी सभी लोगों ने गहरी सांस ली। जब उन्होंने जियाओ लो को देखा तो उनकी निगाहें सम्मान और भय से भरी थी। माँ पिजन के करीबी सहायक पुलिस इतने डर गए थे कि वे कांप भी रहे थे। वे बहुत चिंतित थे कि वे भी शामिल हो सकते हैं। क्या लिरेन में जिन स्थानों पर देह व्यापार का धंधा चल रहा है, क्या वे सभी उजड़ दिए गए हैं? इसके पीछे लिरेन पुलिस स्टेशन है। फेंग यूकी कब से इतना सक्षम था? मैंने सुना है कि यह एक सामुदायिक पुलिस अधिकारी था जिसने यह किया था। 3 अन्य सहायक पुलिस के साथ वह 200 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रहे, जो महिलाओं को खुद को वेश्या बनाने के लिए मजबूर कर रहे थे। उनके नेता फेंग झिकियांग है। वह ड्रैगन गैंग में समूह के नेताओं में से एक है। उन्होंने कहा, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। इसे जियांगचेंग के गिरोहों के लिए एक गंभीर हिट माना जा सकता है। ओह हाँ, उस सामुदायिक पुलिस वाले का नाम क्या है? उसकी पृष्ठभूमि क्या है? इसके बारे में यह अभी भी स्पष्ट नहीं है। इसे देखो। मैं 1 घंटे के भीतर उसके बारे में विस्तृत जानकारी देखना चाहता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ सर। यह सुनकर कि फेंग झिकियांग और उनके द्वारा नियंत्रित अपराधियों के बड़े गिरोह को उखाड़ दिया गया था, गुआंगमिंग जिले के प्रमुख इतने उत्साहित थे कि उनका थूक हर जगह उड़ गया। इस तथ्य को ध्यान में रखना था कि जिला पुलिस ने कुछ दिनों से अधिक समय तक लिरेन में देह व्यापार को लक्षित किया था। वास्तव में यह लगभग 2 साल हो गया था। अपने सपनों में भी वह उन गंदे व्यवसायों को खत्म करना चाहता था। हालांकि मामला बहुत जटिल था। जिला थाने में दूसरे पक्ष के जासूस थे। हर बार जब वे कानून को लागू करने के लिए पुलिस की एक टीम भेजते थे, तो दूसरे पक्ष को हमेशा पहले से इसकी सूचना मिलती थी। इसने उनके प्रयासों को बेकार बना दिया। वह लंबे समय से इसे एक दीर्घकालिक लड़ाई मानते थे, इसलिए उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीत इतनी अचानक आएगी। जियांगचेंग पुलिस मुख्यालय के कार्यालय में वर्दी पहने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बालकनी पर खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके बाल भूरे हो गए थे, लेकिन वह पहाड़ की तरह पूरी तरह से सीधा खड़ा था। उसने धार्मिकता की हवा छोड़ दी। वह जियांगचेंग के पुलिस प्रमुख फान चांगलोंग थे। उन्होंने जियांगचेंग के उप महापौर के रूप में एक समवर्ती पद संभाला। वह शक्ति और प्रभाव वाले व्यक्ति थे। कुछ समय बाद वह अचानक मुड़ा और अपनी मेज के सामने खड़े गु कियानलिन से मुस्कान के साथ कहा, यह जियो लो काफी दिलचस्प है। वह अपराध से लड़ने में काफी सक्षम है और एक दुर्लभ प्रतिभा है। यदि आपकी पूर्व रिपोर्ट नहीं होती तो मैं भी इससे बेखबर रहता। कौन विश्वास कर सकता है कि एक सफल कंपनी का मालिक एक पुलिस वाले के रूप में काम करने के लिए तैयार होगा? गु कियानलिन ने थोड़ा सिर हिलाया। उसका इरादा पहले से ही बहुत स्पष्ट है, जो लोग संकुई के अवैध व्यवसायों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक पुलिस वाले के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करना है। फैन चांगलोंग ने कहा, अपनी रिपोर्ट में आपने उल्लेख किया है कि पहली बार वह ड्रैगन गैंग के साथ संघर्ष में आया था, जब उसने ड्रैगन गैंग द्वारा भिखारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर एक छोटी लड़की को बचाया था। उसके बाद ड्रैगन गैंग के साथ उसकी लगातार कई झड़पें हुई। वह 912 की घटना के लिए एक प्रमुख संदिग्ध भी था। इसके बाद यह टेस्ट बर्ड से फैंग चांगलेई था। सन यू नाम की एक लड़की के कारण आखिरकार एक संघर्ष हुआ। क्या मुझे कुछ गलत लगा? गु कियानलिन ने कहा, हाँ, शियाओ लो उन सभी के लिए प्रमुख संदिग्ध था, लेकिन हर बार मुझे उसकी ओर इशारा करने वाला कोई सबूत नहीं मिला। गु कियानलिन ने कहा, कुछ चीजें जो हम पुष्टि कर सकते हैं कि उनके द्वारा की गई थी, वे उससे असंबंधित साबित हुई, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि वह घटनाओं की इस श्रृंखला के पीछे है। यहाँ तक कि रेड स्कॉर्पियन मर्केनेरीज का पतन भी उनके काम होने की संभावना है। वह मिस्टर एक्स होना चाहिए जिसे हम लंबे समय से खोज रहे हैं। उसे खुद पर बहुत यकीन था। तथाकथित मिस्टर एक्स ने रेड स्कॉर्पियन मर्केनरीज के पतन और 912 की घटना के पीछे रहस्यमय अपराधी का उल्लेख किया। गु कियानलिन हमेशा से उसकी तलाश कर रहा था।
इस प्रक्रिया में जियाओ लो ने धीरे धीरे दृष्टि के अपने क्षेत्र में प्रवेश किया। मुझे पता है कि मुझे कोई सबूत होने से पहले अपने व्यक्तिपरक निर्णय के आधार पर मिस्टर एक्स की पहचान निर्धारित नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं निश्चित रूप से उसे ढूंढ लूंगा। बेशक हमें इस मिस्टर एक्स को ढूंढना चाहिए, लेकिन हम इस बारे में निष्कर्ष निकालने की जल्दी में नहीं हैं कि वह जियाओ लो है या नहीं। सिर्फ इस तथ्य से कि उसने एक लड़की के लिए जियांगचेंग में सबसे बड़े गिरोह के खिलाफ जाने की हिम्मत की, यह जियाओ लो निश्चित रूप से गेंदों के साथ एक आदमी है। फैन चांगलोंग ने जोर से पूछा, क्या वह ड्रैगन गैंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है? उस स्थिति में मैं उसे ऐसा करने के लिए एक मंच दूंगा। हम खुद देख सकते हैं कि क्या वह वास्तव में सक्षम है। सर, तुम। गु qianlin चौंक गया और सोचा कि फैन चांगलोंग पागल हो गया था। यह बहुत संभावना थी कि जियाओ लो मिस्टर एक्स था, फिर भी वह मिस्टर एक्स को और भी अधिक शक्ति देना चाहता था। क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि स्थिति नियंत्रण से बाहर जा सकती है? फैन चांगलोंग ने हाथ हिलाया और उसे टोका। वह वापस अपनी नरम कुर्सी पर बैठ गया और कहा, आप यह साबित करने के लिए सबूत ढूंढना चाहते हैं कि वह मिस्टर एक्स है। ऐसा करने का एकमात्र तरीका यह है कि उसे अपना रास्ता दिया जाए। अगर हम ड्रैगन गैंग को नष्ट कर सकते हैं और मिस्टर एक्स को ढूंढ सकते हैं, तो यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मार देगा। इसके अलावा आपने शायद ओल्ड के को देखा है। उनकी राय है कि उन्हें भी अपना रास्ता बनाने दें। शियाओ लो लोंग सांकुई के लिए अभिशाप होगा। गु qianlin धीरे धीरे शांत हो गया। क्या ओल्ड के नश्वर खतरे में होगा? फैन चांगलोंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ हद तक इस्तीफा देते हुए कहा, वह विशेष सेवा में है। यह खतरनाक कैसे नहीं हो सकता है? इसके अलावा उसका काम मिस्टर एक्स के आसपास खुद को छिपाना है। अस्पताल के निदेशक हे रुआनलियांग को बेसमेंट कार पार्क में मारे जाने की छवि अचानक गु qianlin के दिमाग में दिखाई दी। मिस्टर एक्स अविश्वसनीय रूप से क्रूर और ठंडे खून वाले थे। जब उसने दृश्य के बारे में सोचा तो वह कांपने से खुद को रोक नहीं सकी। अध्याय 218 जिला पुलिस द्वारा नियुक्त। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। देह व्यापार और इसके पीछे के गिरोह पर जोरदार कार्रवाई के कारण शियाओ लो का नाम सामुदायिक स्तर, जिला स्तर और यहां तक कि मुख्यालय के सभी प्रमुख पुलिस स्टेशनों में जाना जाने लगा। कई पुलिसकर्मी जियाओ लो से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उनके पास 3 सिर और 6 हाथ हैं। उन्हें यह अविश्वसनीय लगा कि सिर्फ 4 पुलिस अधिकारी 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार करने में सक्षम थे। गुआंगमिंग जिले में एक विला के विंटेज अध्ययन में किताबों की अलमारियों की पंक्तियां थी। मेज पर एक दुर्लभ और महंगा चाय सेट था। किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का एक विचित्र अध्ययन, जो विद्वानों के पढ़ने के लिए एक जगह की तरह लग रहा था, ड्रैगन गैंग के नेता लांग संकुई का था। लांग संकुई अपनी स्टडी टेबल के सामने खड़ा था। वह अपने हाथ में एक सुलेख ब्रश पकड़े हुए था और चीनी चरित्र रेन लिख रहा था, जिसका अर्थ था सहन करना। उसके पास एक गंभीर अभिव्यक्ति थी। हान मिया ने उसे जो खबर दी, उसने उसकी अभिव्यक्ति को बदसूरत बना दिया। उसने ब्रश को जोर से जमीन पर फेंक दिया और अपनी हथेली के एक झटके से मेज को चकनाचूर कर दिया। वह गुस्से में गर्जने लगा, वह माँ एक पुलिस अधिकारी बन गई और आपके सभी व्यवसायों को उखाड़ फेंका। हान मिया, जो असाधारण रूप से साफ दिखने वाला सूट पहने हुए थे और शाम के एक कण से भी रहित थे, असहज लग रहे थे। उसने अपनी आवाज कम की और जवाब दिया, हाँ। ठीक है, लांग संकुई ने जोर से शाप दिया। यदि हाँ, तो मैं चू युनशियोंग को उचित सम्मान नहीं दिखाने के लिए सही था। आज रात उसे मारने के लिए तुरंत अपने आदमियों को ले जाओ। मिस्टर लॉन्ग, यह अनुचित है। जियाओ लो अब एक पुलिस वाला है। अगर हम सार्वजनिक रूप से एक पुलिसकर्मी को मारते हैं, तो नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। हेई लैंग, जो आमतौर पर शांत रहता था, आखिरकार बोल ही गया था। उसका चेहरा भावहीन था। वह सभी काले रंग के कपड़े पहने हुए था, जिससे वह असाधारण रूप से मना लग रहा था। अगर हम इसे सार्वजनिक रूप से नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम इसे गुप्त रूप से कर सकते हैं? लांग संकुई का चेहरा अजीब था क्योंकि वह हान मिया पर चिल्लाया,
मैं आदेश देता हूँ कि आप सभी आज रात ऑपरेशन के दौरान मास्क पहने। मैं आपको 100 कुलीन सैनिक दूंगा। आज रात मुझे उस छोटे का सिर लाओ। हाँ, श्री लोंग। हान मिया ने अपने आदेश को स्वीकार कर लिया और जाने के लिए मुड़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हे लैंग ने अभी भी महसूस किया कि यह एक बुद्धिमान कदम नहीं था। आखिरकार उन्हें अभी तक जियाओ लो की वास्तविक क्षमताओं की तह तक जाना बाकी था। क्योंकि मिस्टर लॉन्ग ने अपनी कमान बना ली थी, इसलिए कुछ और कहने के लिए उनकी जगह नहीं थी। लांग संकुई माप से परे नाराज था। जियाओ लो ने न केवल अपने कैसीनो को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसने सेक्स व्यापार में अपने व्यवसाय को भी उखाड़ फेंका था। इसके अलावा बच्चों को नियंत्रित करने और उन्हें भिखारी बनने के लिए मजबूर करने का उनका तरीका अभी भी था, साथ ही साथ टेस्ट बर्ड्स भी था, जिसके बारे में लॉन्ग संकुई सबसे ज्यादा परेशान थे। टेस्ट बर्ड्स उनके लिए खुद को सफेद करने का एक कदम था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसका उपयोग करने से पहले इसे नीचे ले जाया जाएगा। इन सभी का जियाओ लो से लेना देना था। जियाओ लो अपने पक्ष में एक कांटे की तरह था जिससे वह छुटकारा पाने की इच्छा रखता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। फेंग यूकी अपने कार्यालय में एक कुर्सी पर बैठ गया। उसके पास एक स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। वह अपनी चाय पीने के मूड में भी नहीं था। प्रशिक्षक ने आह भरी। उन्होंने कहा, जिला पुलिस ने सीमा पार कर दी है। वे स्पष्ट रूप से हमारे कर्मचारियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से, लेकिन चूंकि उन्होंने उसके लिए पूछा है, इसलिए हम केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं। फेंग यूकी ने थोड़ा सा आह भरी। अरे, हमने गलत अनुमान लगाया। मैं उनके सामने दिखावा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि वे उसे हमसे छीन सकते हैं। मैं इसके बारे में सोचकर बहुत परेशान हूँ। जियो लो एक तेज तलवार की तरह है। वह हमारे स्टेशन में अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकता है। अब वह जिला पुलिस स्टेशन में अपनी प्रतिभा का उपयोग करेंगे और किसी की आस्तीन में इक्का बनेंगे, उनकी व्यक्तिगत उपलब्धियों में मदद करेंगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खजाना खोने वाला था। वह अविश्वसनीय रूप से दुखी था। जाओ और उन चारों को अंदर आने के लिए कहो। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उन्हें जाने देने के लिए कितने अनिच्छुक हैं। प्रशिक्षक ने बाध्य किया और बाहर चला गया। कुछ समय बाद जियाओ लो, लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू कमरे में प्रवेश किया। फेंग यूकी ने अपना गला साफ किया और कहा, तुम चारों सुनो। जिला पुलिस स्टेशन आज दोपहर आप सभी को लाने के लिए एक कार भेजेगा। तब से आप सभी जिला पुलिस का हिस्सा होंगे। क्या? लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू सभी ने सोचा कि वे भ्रम में थे। जिला पुलिस? वे जिला पुलिस में शामिल हो रहे थे। एक स्थानीय पुलिस स्टेशन में सहायक पुलिस से जिला पुलिस में शामिल होने के लिए अचानक पदोन्नति बहुत तेज थी, है ना? जियाओ लो बस क्षणिक रूप से आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने अपनी भावनाओं में ज्यादा बदलाव नहीं दिखाया। प्रमुख, जिला पुलिस में शामिल होने के बाद क्या हमें अभी भी सहायक पुलिस माना जाता है? लियू टिगो ने जल्दी से पूछा। जिला पुलिस स्टेशन में कोई सहायक पुलिस नहीं है, फेंग यूकी ने कुछ हद तक अधीरता से कहा। आप सभी औपचारिक रूप से पुलिस बल के नियोजित सदस्य बन जाएंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके शब्दों को सुनकर 3 लोग खुशी और उत्साह में जयकार कर रहे थे। उन्हें औपचारिक रूप से नियोजित किया जाने वाला था, जिसका मतलब था कि वे अब से आधिकारिक तौर पर पुलिस बल का हिस्सा होंगे। वे कैसे उत्साहित और खुश नहीं हो सकते थे? क्या मुझे जाना चाहिए? जैसे ही वे खुशी में डूबे हुए थे, जियाओ लो अचानक बोल पड़ा। वे सभी दंग रह गए और उसे सवालिया निगाह से देखने लगे। सर, यह एक अच्छी बात है, तो क्यों नहीं? हाँ, जिला पुलिस स्टेशन में काम करना मेरा सपना है। वांग लिहू और ये क्यू ने अपनी भौहें सिकोड़ी और अपनी उलझन व्यक्त की। शियाओ लो ने उन्हें जवाब नहीं दिया। वह कुछ असहज महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें पुलिस बल के किसी उच्चाधिकारी ने निशाना बनाया हो। यह विशेष रूप से ऐसा था क्योंकि गु क़ियानलिन आश्चर्यजनक रूप से इतने बड़े हंगामे के बाद इसके बारे में पूछने के लिए भी नहीं आया था।
यह सामान्य से बहुत अलग था और उस महिला के व्यक्तित्व के साथ संरेखण में नहीं था। फेंग यूकी ने जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए उसे तीव्रता से देखा। नहीं, यह जिला प्रमुख द्वारा दिया गया एक सीधा आदेश है। जब तक आप नौकरी नहीं छोड़ते, आप केवल आज्ञा का पालन कर सकते हैं और जिला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर सकते हैं। प्रशिक्षक ने कहा, इस स्टेशन में हर कोई वहां भेजे जाने के लिए जी-जान से लड़ता था। उसकी दृष्टि तीव्र थी। जियाओ लो, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जियाओ लो ने एक पल के लिए सोचा और एक लापरवाह बहाना के साथ आया। उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने पहले से ही इस स्टेशन के लिए भावनाएं विकसित कर ली है। मुझे चिंता है कि मैं नए विदेशी वातावरण का आदी नहीं हो सकता हूँ। यार, आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, फेंग यूकी ने कहा। उन्होंने कहा, आप चारों जिला पुलिस स्टेशन में एक टीम के रूप में काम करना जारी रखेंगे, लेकिन एक अतिरिक्त टीम सदस्य होगा। इस प्रकार आप विशेष रूप से गुआंगमिंग जिले में भूमिगत दवा व्यापार को लक्षित करने के लिए एक विशेष कार्य बल का गठन करेंगे। जियाओ लो बहुत संवेदनशील था, इसलिए उसने पूछा, हम क्यों? क्या जिला पुलिस स्टेशन में नौकरी के लिए अधिक उपयुक्त लोग नहीं हैं? सर, क्या यह स्पष्ट नहीं है? वांग लिहू ने हंसते हुए पूछा। उन्होंने कहा, यह जरूर होगा कि जिला पुलिस ने हमारी क्षमताओं को मंजूरी दी हो क्योंकि हमने एक बार में 200 से अधिक लोगों को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया है। यही कारण है कि उन्होंने एक अपवाद बनाया और हमें बढ़ावा दिया। फेंग यूकी ने शियाओ लो से कहा, कभी-कभी मुझे लगता है कि आप काफी स्मार्ट हैं, लेकिन कभी-कभी मुझे लगता है कि आपके पास लकड़ी से बना दिमाग है। देखिए, यहाँ तक कि वांग लिहू भी कारण जानता है, लेकिन यहाँ आप अभी भी पूछ रहे हैं कि क्यों? क्या तुम बेवकूफ हो? ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आकाश से मुफ्त दोपहर का भोजन गिर रहा है, जियाओ लुओ ने गंभीरता से कहा, जमीन पर एक जाल होना चाहिए जो आपके लिए उसमें कदम रखने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तुम्हारे मन में ये सारे काले विचार कहाँ से आए? फेंग यूकी ने ईमानदारी से कहने से पहले उसे थोड़ा फटकार लगाई। मैं खुद को छाती पर थपथपा सकता हूँ और आपको जोर से बता सकता हूँ कि आप आराम कर सकते हैं। यह कोई जाल नहीं है। इसके अलावा मैं वह हूँ जिसे वे इस समय परेशान कर रहे हैं। आप सभी हमारे स्टेशन में प्रतिभा है। अब जब उन्होंने तुम्हारा शिकार कर लिया है, तो मेरे पास अक्षम मूर्खों का एक झुंड रह गया है। हम अगली बार किसी भी बड़े मामले को संभालने में सक्षम नहीं होंगे। हम केवल तुच्छ नागरिक विवादों के एक समूह से निपटेंगे। उनके शब्दों ने लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू के अहंकार को काफी बढ़ा दिया। इसलिए वे सभी प्रमुख की नजर में प्रतिभाएं थी। इसे महसूस किए बिना उन्होंने अपनी छाती को बाहर निकाल दिया और अपने सिर को ऊंचा रखा। जियाओ लो ने कुछ और नहीं कहा। वह एक समय में केवल एक कदम उठाने में सक्षम था और उसे इसके बारे में अधिक सावधान रहना था। अध्याय 219। एक और व्यक्ति। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। दोपहर में अपना सामान पैक करने के बाद उन्होंने जिला कार्यालय के लिए बस ली। जियाओ लो और उनके 3 सदस्यों के दल को सीधे जिला ब्यूरो के निदेशक द्वारा बुलाया गया था। निर्देशक एक छोटा और गोलमटोल आदमी था जो लगभग 45 या 46 वर्ष का था। जैसा कि वह सेना में पलेबढ़े थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से सैन्य अधिकार की आभा छोड़ दी। आप चारों ने वास्तव में लिरेन में सभी अश्लील व्यापारिक स्थानों को समाप्त कर दिया, हो झिझी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तथ्य को एक तरफ रखते हुए कि आप सभी जियांगचेंग के पुलिस स्टेशनों में प्रसिद्ध हो गए हैं, जियांगचेंग अंडरवर्ल्ड में आपका नाम गड़गड़ाहट की तरह है। बहुत खूब। मैं, हो झिझी, विशेष रूप से आप जैसे युवाओं की सराहना करता हूँ। इस प्रशंसा ने लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू की तिकड़ी को 7वें आसमान पर ला दिया। यह जिला ब्यूरो के निदेशक थे। इस तरह की उच्च प्रशंसा प्राप्त करना उन पर दसियों या सैकड़ों हजारों डॉलर फेंकने से बेहतर था। शियाओ लो बहुत शांत था। हो सके तो वह इन दिग्गजों से निपटना नहीं चाहते थे। चूंकि वे इतने उच्च पद पर पहुंच गए थे, इसलिए आमतौर पर इसका मतलब था कि वे एक लोमड़ी की तरह चालाक और चालाक थे। इससे उन्हें पढ़ने में कठिनाई होती थी।
आपको यहाँ जिला ब्यूरो में स्थानांतरित करने का केवल एक ही उद्देश्य है, और वह यह है कि आप ग्वांगमिंग जिले में भूमिगत ड्रग नेटवर्क को नष्ट कर देंगे। हो झिझी ने दरवाजा खोला और कहा, इससे पहले मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाता हूँ जो इस मामले पर काम करने के लिए आपके साथ शामिल होगा। दस्तक, दस्तक, दस्तक। उसी समय कोई कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दरवाजा जल्दी से खोला गया। कठोर चेहरे और झिलमिलाती चमकदार आंखों के साथ एक आदमी कमरे में प्रवेश किया। शैतान के बारे में बात करो। आइए, मैं आपका परिचय देता हूँ। हो झिझी अपनी मेज के पीछे से बाहर आया और प्रवेश करने वाले व्यक्ति को इशारा किया। यह वांग योंगजिया है। वह हमारे जिला ब्यूरो की एंटी ड्रग टीम के कप्तान है। वह ग्वांगमिंग जिले में भूमिगत ड्रग नेटवर्क पर नजर रख रहा है और नकेल कस रहा है, इसलिए वह ग्वांगमिंग जिले में यहाँ की स्थिति के बारे में बहुत जानकार है। उनके मार्गदर्शन से आप आधा काम लगा पाएंगे और दोगुना परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। वह एक बड़ी मदद होगी। योंगजिया, ये 4 साहसी युवा वे हैं जिन्होंने लिरेन में अभद्र व्यवहार का ख्याल रखा। मिलिए जियो लो, लियू टिगो, वांग लिहू और ये क्यू से। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिला ब्यूरो में आपका स्वागत है। वांग योंगजिया ने शियाओ लुओ और उनके चालक दल का अभिवादन करते हुए मुस्कुराया। लियू टिगो तुरंत एक बूटलिकर में बदल गया। हेलो टीम लीडर वांग, आपका नाम परिचित है। मैंने अक्सर इसे वापस सुना है जब हम लिरेन पुलिस स्टेशन में थे। आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उतने ही प्रतिभाशाली और करिश्माई हैं जितना वे कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, करिश्माई और असाधारण, वांग लिहू ने जल्दी से जोड़ा। यह न केवल असाधारण है बल्कि यह वास्तव में चौंकाने वाला भी है, ये क्यों ने कहा। टीम लीडर वांग एक ईमानदार आदमी का प्रतीक है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यद्यपि वे मां पिंजिन की तरह कुशल नहीं थे, फिर भी कुछ प्रशंसात्मक शब्द कहने की आवश्यकता थी। वांग योंगजिया ने सिर्फ अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। वह थोड़ा असहाय लग रहा था। दूसरी ओर जियाओ लो बस चुपचाप उसे देख रहा था। हो झिझी के शब्दों के आधार पर वह उपसंदेश निकालने में सक्षम था। इस नवगठित 5 व्यक्ति टास्क फोर्स में वांग योंगजिया के पास एक पूर्ण नेतृत्व की स्थिति थी। हालांकि यह मुख्य मुद्दा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वांग योंगजिया को उनकी निगरानी के लिए भेजा गया था या नहीं। उन्हें विश्वास नहीं था कि गु क़ियानलिन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। यदि वांग योंगजिया अपने अवैध अपराधों के सबूत इकट्ठा करने के लिए वहां था तो उसे पहरे पर रहना था। निर्देशक के कार्यालय से निकलने पर जियाओ लुओ एक परिचित के पास भाग गया। उन्होंने सुंदर चेहरे को देखा जिसने एक बर्फीली आभा दी और पास जाना मुश्किल बना दिया। उसने पुलिस की वर्दी पहन रखी थी। उसकी उज्ज्वल आंखें और एक ठंडी अभिव्यक्ति थी। उसकी बर्फसफेद त्वचा ने एक नाजुक एहसास दिया। यह कोई और नहीं बल्कि गु क़ियानशु था। क्या तुम भी यहाँ हो? एक पुलिस अधिकारी के रूप में? जियाओ लुओ थोड़ा आश्चर्यचकित था। लड़की कागज के एक खाली टुकड़े की तरह भोली थी। उसने उसके मन में गहरी छाप छोड़ी थी। गु क़ियानशुए ने सिर हिलाया। मेरी बहन ने मुझे यहाँ रहने दिया। ओह! जियाओ लुओ को अचानक एहसास हुआ कि कनेक्शन होना फायदेमंद था। कर्मियों को इच्छानुसार जुटाया या व्यवस्थित किया जा सकता है। जियोगु, क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? वांग योंगजिया ने उत्सुकता से पूछा। टीम लीडर वांग, हम एक ही प्रशिक्षण शिविर से थे, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। लियू टिगो ने गु क़ियानशुए को देखा और परिचितता के साथ कहा, लिटिल सिस गु, हम यहाँ से बाहर सहयोगी होंगे। गु क़ियानशुए ने उसे देखा और जल्दी से दूर देखा। उसकी आंखें वापस जियाओ लुओ पर गिर गई। तुम हमेशा मुझे किस लिए देख रहे हो? जियाओ लुओ ने पूछा। उसके लगातार घूरने से वह असहज हो गया। क्योंकि आप सुंदर हैं, गु क़ियानशुए ने गंभीरता से जवाब दिया। ना। वांग योंगजिया ने महसूस किया कि उन दोनों के बीच संबंध गूढ़ थे। चूंकि वह स्टेशन पर पहुंची थी, गु क़ियानशुए आमतौर पर एक हिमशैल के रूप में ठंडा था और मूल रूप से तब से लोगों से बात करने की पहल नहीं की।
जब उसने जियाओ लो को देखा तो वह पूरी तरह से बदल गई। उन्होंने चतुराई से खांसते हुए कहा, आप सभी पहले बात कर सकते हैं। चलो आज रात के खाने के लिए बाहर जाते हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं। सर, हम बाहर आपका इंतजार करेंगे। लियू टिगो और अन्य लोग उसे देखकर मुस्कुराए, जिसका एक छिपा हुआ अर्थ लग रहा था, और चले गए। मैं भी जाऊंगा, गुक यानशुए ने अचानक कहा। कहाँ जाना है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आज रात का खाना। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि यह मेरा इलाज नहीं है। पहले टीम लीडर वांग से क्यों नहीं पूछते? मैं जाना चाहता हूँ। गुक यानशुए का स्वर दृढ़ था। उसकी चमकदार आंखें बिना पलक झपकाए जियाओ लो को देख रही थी। जिला ब्यूरो में आने के बाद से वह पर्यावरण में एकीकृत नहीं हो सकी और उसका कोई असली दोस्त भी नहीं था। दूसरों के विपरीत यह जगह उसके लिए बहुत विदेशी थी। जियाओ लो के आगमन ने उसे और अधिक सुरक्षित महसूस कराया था। प्रशिक्षण शिविर में वापस आने की तरह उसे शुरू में सुरक्षा की भावना की कमी थी जब तक कि वह जियाओ लो से नहीं मिली। यह एक बड़े होने जैसा था जिस पर उसके जैसी छोटी लड़की भरोसा कर सकती थी और भरोसा कर सकती थी। उसके लिए जियाओ लो कोई ऐसा व्यक्ति था जिस पर वह निर्भर हो सकती थी। उस रात हवा बहुत ठंडी थी। आखिरकार सर्दी जल्दी से आ रही थी। वांग योंगजिया ने जिस रेस्तरां को आरक्षित किया था वह एक सभ्य वातावरण के साथ एक पश्चिमी शैली का मिडरेंज रेस्तरां था। निजी कमरे में बैठे वांग योंगजिया, जिन्होंने एक मेजबान की भूमिका निभाई, उत्साहपूर्वक जियाओ लो को भोजन ऑर्डर करने के लिए कह रहे थे। एंटीड्रग टीम के टास्क फोर्स लीडर होने का कोई संकेत नहीं था। उन्होंने बहुत सौहार्दपूर्ण भावना दी। उनके बीच कोई दूरी नहीं थी। देवियों पहले। आइए पहले गु जियाओमी को आदेश दें, लियू टिगो ने कहा। एक सज्जन की तरह अभिनय करते हुए उन्होंने भोजन ऑर्डर करने का मेनू और कार्य गुक यानशुए को सौंप दिया। गुक यानशुए ने कोई संयम नहीं दिखाया। उसने मेनू लिया और उसके माध्यम से पलटना शुरू कर दिया। यह और मैं भी यही चाहता हूँ। एक मांस उत्पाद की तस्वीर मिलने पर उसने इसे ऑर्डर किया। पलक झपकते ही वह पहले ही 9 व्यंजन ओ का ऑर्डर दे चुकी थी। वांग योंगजिया का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि 9 व्यंजन सभी रेस्तरां के हस्ताक्षर व्यंजन थे और बहुत महंगे थे। उन्हें एक साथ जोड़ने के बाद कीमत $400 से अधिक हो गई। वह चिंतित था कि जब बिल का समय था तो वह पर्याप्त पैसा नहीं लाया होगा। इसके अलावा गुक यानशुए ने रुकने का कोई इरादा नहीं दिखाया और वह मोटे मेनू के माध्यम से केवल आधे रास्ते पर थी। मुझे यह चाहिए, यह भी। गुक यानशुए सामाजिक अवसरों को नहीं समझते थे। अगर कोई इलाज कर रहा था तो उसे लगा कि उसे और अधिक ऑर्डर करना चाहिए। और भी पैसा उसके लिए कभी भी एक समस्या नहीं थी, इसलिए उसने अपने विचारों में पैसे को कारक नहीं बनाया। यह पर्याप्त है। खाने के लिए पर्याप्त है। जियाओ लो ने बात की और याद दिलाने के लिए खांसी की। वह चिंतित था कि गुक यानशुए मेनू पर सभी मांस व्यंजनों का आदेश देगा। गुक यानशु ने अपना सिर उठाया और गुस्से से उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं है। यह है। जियाओ लो ने उसे देखा और अपनी आंखों से संकेत दिया कि वह आज इलाज करने वाला नहीं था। इतना ऑर्डर करने से ऐसा लगता था कि वांग योंगजिया का फायदा उठाने के लिए जानबूझकर ऐसा किया गया था। ऐसा नहीं है, गुक यानशुए ने अपने शब्दों को दोहराया। जियाओ लो ने कड़वा कहा, ठीक है, यह पर्याप्त है। नहीं, ऐसा नहीं है, गुक यानशुए ने जवाब दिया। ऐसा लगता था जैसे दोनों अंकल झाओ के पैसे की कमी नहीं के पुनर्जन्म में थे। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। बस जियाओ गु को ऑर्डर करने दे कि वह क्या खाना चाहती है। अपनी उदारता और उदारता व्यक्त करने के लिए वांग योंगजिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। जब उन्होंने देखा कि गुक यानशुए ने मेनू में अपना सिर दफन कर दिया और एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की ओर इशारा करते हुए एक बच्चे की तरह ऑर्डर करना जारी रखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान जल्दी से एक धुंधली में बदल गई। अध्याय 220 अभी भी ठीक है। अंत में उनमें से 6 ने 15 व्यंजनों का आदेश दिया, जिनमें से सभी मुख्य व्यंजन थे।
भोजन ने मेज को पूरी तरह से भर दिया। जियाओ लुओ को अजीब लगा। वांग लिहु, ये क्यू और लियू टिगो सभी उत्साहित थे। उधर वांग योंगजिया ने जब खाने से भरी मेज की तरफ देखा तो उनका दिल लहूलुहान हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रात के खाने के लिए $1000 पर्याप्त होंगे। अंत में एक पूरे मेमने ने पहले ही उसे $2000 वापस कर दिया था। वह वास्तव में रोने जैसा महसूस कर रहा था। टीम लीडर वांग, आप हमारे आगमन का स्वागत करने के लिए इस तरह की दावत का उपयोग करने के लिए बहुत उदार हैं। वांग लिहू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। वांग योंगजिया ने अपनी दर्द भरी भावनाओं को दबा दिया। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, यह ठीक है, यह ठीक है। यह उदारता नहीं बल्कि बड़प्पन है, लियू टिगो ने कहा, खुद को बियर का गिलास डालते हुए, और टीम लीडर वांग को टोस्ट देने के लिए खड़े हुए। कौन सा वरिष्ठ अपने अधीनस्थों के इलाज के लिए एक भोजन पर इतनी बड़ी राशि खर्च करेगा? यह बड़प्पन के अलावा और क्या हो सकता है? आइए टीम लीडर वांग, मैं आपको सम्मान के साथ एक टोस्ट देता हूँ। FCK क्या है? इस बड़प्पन की कीमत बहुत बड़ी है। वांग योंगजिया यही सोच रहे थे। बाहरी रूप से उन्होंने टोस्ट वापस करते समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जबकि जिस व्यक्ति ने यह सब शुरू किया, वो कियानशुए ने एक भी शब्द नहीं कहा था। वह केवल खाना खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जियाओ लो को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसने सोचा, ज्यादातर लोग अपने मृतकों का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपने अपने वरिष्ठ का फायदा उठाया। दस्तक, दस्तक, दस्तक। निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्टाफ सदस्य नारियल के रस की 2 बोतलें लेकर अंदर गया। वांग योंगजिया की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, हमने इस नारियल के रस का आदेश नहीं दिया। उन्होंने नारियल के रस की उन 2 बोतलों से दूरी बनाने की ठान ली थी। उसे डर था कि उसके लिए उससे शुल्क लिया जाएगा। स्टाफ के सदस्य ने हंसते हुए कहा, सर, आपने गलत समझा है। ये घर पर है। जैसा कि आपकी मेज ने कुल $2998 खर्च किए हैं, हमारे मालिक ने हमें इस रेस्तरां के लिए इतना सहायक होने के लिए हमारी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में नारियल के रस की इन 2 बोतलों को पेश करने के लिए कहा। अपनी उदारता और उदारता व्यक्त करने के लिए वांग योंगजिया ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ बात की। जब उन्होंने देखा कि गु कियानशुए ने मेनू में अपना सिर दफन कर दिया और एक इलेक्ट्रॉनिक खिलौने की ओर इशारा करते हुए एक बच्चे की तरह ऑर्डर करना जारी रखा, तो उसके चेहरे पर मुस्कान जल्दी से एक धुंधली में बदल गई। अध्याय 220, अभी भी ठीक है। अंत में उनमें से 6 ने 15 व्यंजनों का आदेश दिया, जिनमें से सभी मुख्य व्यंजन थे। भोजन ने मेज को पूरी तरह से भर दिया। जियाओ लुओ को अजीब लगा। वांग लिहु, ये क्यू और लियू टिगो सभी उत्साहित थे। उधर वांग योंगजिया ने जब खाने से भरी मेज की तरफ देखा तो उनका दिल लहूलुहान हो गया। उन्होंने शुरू में सोचा था कि रात के खाने के लिए $1000 पर्याप्त होंगे। अंत में एक पूरे मेमने ने पहले ही उसे $2000 वापस कर दिया था। वह वास्तव में रोने जैसा महसूस कर रहा था। टीम लीडर वांग, आप हमारे आगमन का स्वागत करने के लिए इस तरह की दावत का उपयोग करने के लिए बहुत उदार हैं। वांग लिहू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। वांग योंगजिया ने अपनी दर्द भरी भावनाओं को दबा दिया। वह मुस्कुराया और जवाब दिया, यह ठीक है, यह ठीक है। यह उदारता नहीं बल्कि बड़प्पन है, लियू टिगो ने कहा, खुद को बियर का गिलास डालते हुए, और टीम लीडर वांग को टोस्ट देने के लिए खड़े हुए। कौन सा वरिष्ठ अपने अधीनस्थों के इलाज के लिए एक भोजन पर इतनी बड़ी राशि खर्च करेगा? यह बड़प्पन के अलावा और क्या हो सकता है? आइए टीम लीडर वांग, मैं आपको सम्मान के साथ एक टोस्ट देता हूँ। FCK क्या है? इस बड़प्पन की कीमत बहुत बड़ी है। वांग योंगजिया यही सोच रहे थे। बाहरी रूप से उन्होंने टोस्ट वापस करते समय अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी, जबकि जिस व्यक्ति ने यह सब शुरू किया, वो कियानशुए ने एक भी शब्द नहीं कहा था। वह केवल खाना खाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। जियाओ लो को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। उसने सोचा, ज्यादातर लोग अपने मृतकों का फायदा उठाते हैं, लेकिन आपने अपने वरिष्ठ का फायदा उठाया। दस्तक, दस्तक, दस्तक।
निजी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। एक स्टाफ सदस्य नारियल के रस की 2 बोतलें लेकर अंदर गया। वांग योंगजिया की आंखें सदमे से चौड़ी हो गई क्योंकि उन्होंने कहा, हमने इस नारियल के रस का आदेश नहीं दिया। उन्होंने नारियल के रस की उन 2 बोतलों से दूरी बनाने की ठान ली थी। उसे डर था कि उसके लिए उससे शुल्क लिया जाएगा। स्टाफ के सदस्य ने हंसते हुए कहा, सर, आपने गलत समझा है। ये घर पर है। जैसा कि आपकी मेज ने कुल $2,998 खर्च किए हैं, हमारे मालिक ने हमें इस रेस्तरां के लिए इतना सहायक होने के लिए हमारी प्रशंसा के प्रतीक के रूप में नारियल के रस की इन 2 बोतलों को पेश करने के लिए कहा। ओह, यह शुल्क है। उस स्थिति में बस इसे यहीं छोड़ दें, वांग योंगजिया ने राहत की सांस लेते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सर, कृपया भोजन का आनंद लें। स्टाफ सदस्य मुड़ा और नारियल के रस की 2 बोतलों को पीछे छोड़कर चला गया। $2,998 वास्तव में थोड़ा महंगा था। भले ही वांग योंगजिया एंटीड्रग टास्क फोर्स के नेता थे, लेकिन उनका मासिक वेतन केवल $7,000 से $8,000 था। विभिन्न खर्चों को ध्यान में रखने के बाद उनके पास जो बचा था वह मुश्किल से $4,000 से अधिक था। टीम लीडर वांग, हम इस बार डच क्यों नहीं जाते हैं और आप हमें एक और बार इलाज कर सकते हैं? ये क्यू, जो स्थिति को बेहतर ढंग से पढ़ने में सक्षम था, ने सुझाव दिया। वांग योंगजिया ने इसे अस्वीकार करने के लिए तुरंत अपना हाथ उठाया और विस्मयकारी स्वर में कहा, मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह एक स्वागत योग्य रात्रिभोज है। अगर मैं आपको पैसे निकालने दूं, तो क्या यह मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं होगा? यह सिर्फ $200 के आसपास है, इसलिए यह ठीक है। बस खाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। अगर हम इसे खत्म नहीं कर सकते हैं, तो हम हमेशा अपने साथ भोजन ले जा सकते हैं। लोगों के एक पुलिस अधिकारी के रूप में हम बिल्कुल असाधारण या बेकार नहीं हो सकते। असाधारण और बेकार शब्दों पर जोर दिया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसकी आंखें गुकियांशु पर नजर डाली। गुकियांशुए वहां बैठे थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। एक शब्द कहे बिना ऐसा लगता था कि वह अपने मिशन पर थी, लेकिन उसका मिशन सिर्फ खाना था। टीम लीडर वांग सही है। हमें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए। चलो जल्दी से खाते हैं, जबकि भोजन गर्म होता है। शियाओ लो ने वांग लिहू की ओर एक चमक शूट की और बाकी को कमांड के साथ शूट किया। गुकियांशुए को उसके अपराधों से मुक्त करने के लिए कम से कम वे मेज पर भोजन खत्म कर सकते थे। ठीक है, चलो अपना पेट खोलकर खाते हैं। वांग योंगजिया ने भी अपनी चॉपस्टिक्स को हिलाना शुरू कर दिया। क्योंकि उसने पहले से ही भोजन के लिए भुगतान करने का फैसला किया था, इसलिए वह भोजन भी खा सकता है और अपने पैसे का मूल्य प्राप्त कर सकता है। इस समूह रात्रिभोज ने जियाओ लुओ को वांग योंगजिया के प्रकार के व्यक्ति की एक कठिन समझ हासिल करने की अनुमति दी। उसके पास किसी वरिष्ठ की हवा नहीं थी। वह बहुत सरल और एक वास्तविक व्यक्ति थे। 30 मिनट के बाद हर किसी का पेट उफान से भर गया था। वे आराम करने के लिए अपनी सीटों पर बैठ गए और अपने पेट को आराम करने दिया। 12 मुख्य पाठ्यक्रम एक पूरे भुने हुए मेमने के साथ समूह द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए थे। सबके सामने हड्डियों का ढेर लग गया था। हालांकि हड्डियों की सबसे अधिक गिनती वाला कोई और नहीं बल्कि गुकियांशुए था। छोटी बहन गु, मुझे मत बताओ कि तुम हर भोजन के लिए इतना खाते हो? लियू टिगो ने आश्चर्य से पूछा। प्रशिक्षण शिविर में वापस उन्होंने वास्तव में गुकियांशुए के भोजन के सेवन पर ध्यान नहीं दिया था। आखिरकार पुरुषों और महिलाओं ने अलग अलग खाया। गुकियांशुए ने सिर हिलाया और हल्के से जवाब दिया, हाँ। हे भगवान, अन्य महिलाओं को बेहद ईर्ष्या होनी चाहिए जब उन्हें पता चलता है कि आप अभी भी इस तरह की खाने की आदतों के साथ इतनी अच्छी आकृति बनाए रख सकते हैं, लियू टिगो ने कहा। गुकियांशुए ने अपनी भौंहों को झुकाया और जियाओ लो से पूछा, क्या मेरा फिगर इतना अच्छा है? जियाओ लो ने सोचा, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? यह मुझे कैसे चिंतित करता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अंत में उसने उसे सिर से पैर तक स्कैन किया और अपनी भौहें उठाईं। यह अभी भी ठीक है। जब हेड कहते हैं कि यह ठीक है, तो उनका मतलब है कि यह उत्कृष्ट है, वांग लिहू ने हंसते हुए कहा।
हम सब समझते हैं। गुकियानशुए के चेहरे से कोई नहीं बता सकता था कि वह खुश थी या परेशान। वह अभिव्यक्तिहीन थी, फिर भी वह अभी भी इतनी सुंदर और गतिशील थी। आप लोग बात कर सकते हैं। मैं आगे बढ़ूंगा और बिल का निपटान करूंगा। वांग योंगजिया उठते ही भौंकने लगा। उन्होंने पहले ही कहा था कि वह भुगतान करने जा रहे हैं। सभी व्यंजन समाप्त हो गए थे, इसलिए उसके पास भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, चाहे वह कितना भी दर्दनाक हो। क्या मेरे कार्ड में पैसा पर्याप्त नहीं है? वांग योंगजिया अविश्वास में था। उन्होंने फ्रंट डेस्क पर कैशियर को देखा और कहा, फिर से कोशिश करें, शायद यह एक नेटवर्क समस्या है। मैंने पहले ही इसे 3 बार कोशिश की है और दिखाया गया संदेश यह है कि अपर्याप्त संतुलन है। कैशियर ने सिर हिला दिया। वांग योंगजिया ने ध्यान से याद किया कि कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए कुछ कपड़े खरीदे थे जिनकी कीमत $800 से अधिक थी। उनके कार्ड पर शुरू में $3000 थे। $800 को याद करने के बाद यह केवल स्वाभाविक था कि उसके पास पर्याप्त नहीं बचा था। उनके पास बचत के लिए पर्याप्त था, लेकिन यह एक अन्य कार्ड पर था जो उनकी पत्नी ने रखा था। भुगतान के लिए अपनी पत्नी को फोन करना अच्छा नहीं होगा, है ना? यह बुरा था। उसे क्या करना था? वांग योंगजिया ने अपनी भौहों को रसोई के रग के टुकड़े की तरह झुका दिया। उन्होंने अपने अधीनस्थों को भोजन के लिए इलाज किया था, लेकिन पर्याप्त पैसा नहीं लाया था। अगर ऐसी खबरें फैलती हैं, तो वह एंटी ड्रग टास्क फोर्स के नेता के रूप में अपना चेहरा कहाँ रखेंगे? What happened? उस समय सूट पहने हुए एक आदमी यह सोचकर अंदर चला गया कि क्या हो रहा था। बॉस, अपर्याप्त शेष राशि के कारण उनका कार्ड भुगतान के साथ आगे नहीं बढ़ सका, कैशियर ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। रेस्तरां की आंखों ने एक गहरा अर्थ रखा। वह खुश था क्योंकि अभी वांग योंगजिया की मेज ने $2900 से अधिक मूल्य के व्यंजनों का आदेश दिया था। अंत में उसके पास इसके लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह अपरिहार्य था कि वह सोच रहा था कि वे भोजन करने और देश करने की योजना बना रहे थे। वांग योंगजिया समझाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन बचे हुए भोजन की एक प्लेट बगल से लाई गई और डेस्क पर भारी पटक दी गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने एक गोरा आदमी को देखा जो नाराज दिख रहा था। उसके बाद भयंकर दिखने वाले चेहरे वाले अन्य लोग अपने निजी कमरों से बाहर निकलते हैं और सामने की मेज को घेर लेते हैं। गोरा आदमी मेज को पटक दिया और सामने की मेज पर चिल्लाया। रेस्तरां प्रबंधक जल्दी से मुड़ा और मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। मैं रेस्तरां का मालिक हूँ। मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? क्या गलत है? क्या आपकी आंखें अंधी हैं? क्या आपने नहीं देखा कि इस व्यंजन में एक घृणित तिलचट्टा है? गोरा आदमी प्लेट में रखी सब्जियों की ओर इशारा करते हुए गर्जने लगा। लानत है, हमारे सभी भाई सभी व्यंजन खाने में अच्छा समय बिता रहे थे और अचानक एक मरा हुआ कॉकरोच सामने आता है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि इस तरह के स्वच्छता मानकों के साथ एक रेस्तरां खुला रहेगा? रेस्तरां के मालिक ने बारीकी से देखा। वास्तव में एक तिलचट्टा था। वह यह भी पहचान सकता था कि यह कॉकरोच भोजन परोसे जाने के बाद रखा गया था। यदि यह वास्तव में प्रस्तुति के दौरान पकवान के साथ पालन किया गया था, तो इसे एक निश्चित बिंदु पर पकाया जाना चाहिए था। करीब से देखने पर यह स्पष्ट रूप से कच्चा था। किसी ने जानबूझकर इसे वहां रखा था।